नक्षत्र भाई, वेलकम टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट। तो कई सारे हमारे जो ऑडियंस है वो यंगस्टर्स भी हैं, वो लोग चाहते होंगे वो लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सके। उनके लिए आप कैसे बोलोगे, अगर उनको अट्रैक्ट करना है एक आइडियल अच्छी पार्टनर जिनसे वो प्यार करते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? स्टॉप चेजिंग वुमेन। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चेज ना करें, बट आप एक ऐसे इंसान बने, एक ऐसे रियल अल्फा मेल बने, काइंड मैन बने, रिसोर्सफुल मैन बने, हेल्पफुल मैन बने कि लोग ऑटोमेटिकली आप तक अट्रैक्ट हो। अनफॉर्चुनेटली सब बहुत देखने मिलते हैं कि डिवोर्सेस सब मैं बहुत सुनते आ रही, इनका डिवोर्स हो गया, इनका डिवोर्स 2 साल शादी हुई, डिवोर्स हो गया। उसके पीछे का रीजन क्या लगता है आपको? आजकल मैं आपको बताऊं कि ये डिवोर्स लेना बहुत ही ट्रेंड हो चुका है। हम क्या करते हैं, नहीं चल रहा है डिवोर्स ले लो, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। एक्चुअली उसके बाद टॉप 3 रेड फ्लैग्स जो रिलेशनशिप में देखने मिलते हैं जो नहीं होने चाहिए, वो आपके हिसाब से क्या है? सबसे पहला जो मैंने बताया वो है फिक्स माइंडसेट। सेकंड मैं कहूंगा अगर वो इमोशनली बहुत ज्यादा इमेच्योर है, और तीसरा और सबसे मैं कहूंगा सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है वो है डिसरिस्पेक्ट। और इसीलिए लगे रहो मुन्ना भाई में एक जो पता है सीन है पूरा, कि वो वेटर वाला सीन है करके बुलाता है, तो बोलो वो आपका नहीं है। धीरे धीरे कुछ फेक फेमिनिज्म भी बढ़ता जा रहा है। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि सिगरेट पीना, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है दारू पीना। फेमिनिज्म का मैं सही मतलब कहूँ तो वो ये है, हम जब लव की बात करते हैं तो हम सोचते हैं फॉर एग्जांपल टाइटैनिक मूवी, राइट, कि टाइटैनिक इज द लव स्टोरी। मैं कहता हूँ वो सबसे घटिया लव स्टोरी है। कबीर सिंह को हम कहते हैं लव स्टोरी है, तेरे नाम को लव स्टोरी कहते हैं। दिस इज नॉट लव स्टोरी, दिस इज एक्चुअली मैं कहूँगा पैर पर कुहाड़ी मारने वाली बात हो गई है। सो 3 प्रकार की अटैचमेंट स्टाइल होती है। एक होती है अवॉइडेंट। अवॉइडेंट मतलब ये जवानी है दीवानी में, जैसे रणबीर कपूर थे ना, वो अवॉइडेंट है। तो सेकंड जो होते हैं एंशियस। नाउ एंशियस वाले ये है कि अगर एंशियस वाला किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो एंशियस ये चाहेगा कि मैं पूरी जिंदगी इसके साथ रहूं, वो पॉजेसिव हो जाएंगे। थर्ड होता है सिक्योर। सिक्योर इज द बेस्ट अटैचमेंट स्टाइल। रिलेशनशिप अच्छे तभी होता है जब 2 सिक्योर लोग आते हैं। तो ये आप बोल सकते हो नंबर 1 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पर रिलेशनशिप में हो रही है। नंबर 1 प्रॉब्लम। कई सारे लड़कों के अंदर ये क्वेश्चन होता है, व्हाई डू गर्ल्स डोंट लाइक मी? जो फीमेल है उनके लिए कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी। ट्रू। वर्क प्लेस में सबसे ज्यादा अफेयर्स होता है। अच्छा। बिकॉज 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो नक्षत्र भाई, वेलकम टू ज़ीशान्स पॉडकास्ट, जहाँ हम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। और आज उसमें से एक टॉपिक है रिलेशनशिप, जिसके एक्सपर्ट मेरे सामने बैठे हैं। तो मैंने बोला कि यार एक्सपर्ट से बात करते हैं, पूछते हैं रिलेशनशिप के बारे में। पहला क्वेश्चन तो ये नक्षत्र भाई मेरा, कि आपने रिलेशनशिप कोचिंग ही क्यों सोचा? आपके पास तो सारे ऑप्शंस हैं, आप वेल्थ भी बन सकते थे, आप NLP ट्रेनर भी हैं, आपके पास कई सारे अलग अलग डिग्रीज भी है, राइट? आप अपने कोर्सेज कंप्लीट किया है, NLP में है, आई थिंक हिप्नोसिस किया है, NLP किया है, मेटाफिजिक्स किया है, CBD किया है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोसिस किया है, ओके, एंजल हीलिंग किया है, ओके, मेटाफिजिक्स किया है। सो आई हैव लर्नड ऑल दिस, माइंड पावर सीखा है। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी माइंड पावर से ही। मैं लोगों को सिखाता था कैसे आप माइंड पावर को यूटिलाइज करके पैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप का, मैनिफेस्टेशन टाइप का, मैनिफेस्टेशन। यस यस यस। सो जब वो मैं कर रहा था, आई रियलाइज कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पैसे के बारे में लोगों को सिखा रहे हैं, एंड आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं पैसे कमाना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, कि अगर मेरे घर में रिश्ते अच्छे नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं बाहर जाके काम करूंगा, अपने दोस्तों से मिलूंगा और अपने आप को बिजी रखूंगा। तो हम जब हमारा एक पिलर, जो मैं कहता हूँ रिलेशनशिप का पिलर, जब वीक होता है ना, तब हम उसको एज अ डिफेंस उसके ऊपर ध्यान न देकर हमें लगता है कि यार पैसे कमाऊंगा ना और वाइफ को मैं ये सब कुछ दे दूंगा तो ये कंपेंसेट कर देगा। बट आई रियलाइज कि एक्चुअली में ये रिवर्स है। अच्छा, कि आप जितना हैप्पीनेस के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं, और मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए अभी, 8 साल से, यस। और जब मैंने ये किया है, आई रियलाइज कि अगर आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं, अपने फादर के साथ, मदर के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ, इफ़ यू टेक केयर ऑफ दैट, तो अल्टीमेटली सक्सेस विल बी बाय डिफॉल्ट। ओके, क्यों ऐसा? बिकॉज एट द एंड आपके पास 2 चीज़ें आपको सफल बनाती है। एक आपकी टेक्निकल स्किल्स, सो फॉर एग्जांपल कि मैं कितना अच्छा बोल पाता हूँ या मेरा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कितना है। लेकिन दूसरी चीज़ ये आती है कि मैं किनको जानता हूँ और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कितना खुश हूँ। सो फॉर एग्जांपल आपको मैं जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ पाया। सेकेंड, मेरे रिश्ते घर पे अच्छे हैं, तो जब मैं यहाँ पर बात करूँगा ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होगा। सो दैट्स वेयर आई बिलीव कि टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन कनेक्शन।
और वो ह्यूमन कनेक्शन अगर आपका फुल है, और मैं जिसे मैं कहता हूँ अगर आपकी लव टैंक फुल है ना, आई बिलीव कि अगर आपकी लव टैंक, आपकी हैप्पीनेस टैंक फुल है, यू आर फुल ऑफ एनर्जी। नाउ आप याद कीजिए जब आप हाई थे, आप प्यार में थे, आपको लगा कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज दैट इज द प्योरेस्ट एनर्जी। वो मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल एनर्जी है। और इंडिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत कम लोग होंगे जो आपको मिलेंगे जो रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। सही बात है। यहाँ पर आप बुक्स भी देखेंगे जो मैं देख रहा हूँ, most of the books will be about money, success, achieving, side hustle, affiliate marketing, digital marketing. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेशनशिप के ऊपर कितनी किताबें हैं, तो शायद वो कम दिखाई देगी। एंड दैट्स माय पर्पस। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के रिश्ते मजबूत करूं, और मेरा अपब्रिंगिंग वैसे हुआ है, सो मैं चाहता हूं कि लोग अपने रिश्तों को मजबूत करें। नहीं, आपने बहुत ब्यूटीफुली ये चीज़ कही और मैं ना वो रिलेट कर पा रहा हूँ, और एकदम सही बात बोला। क्योंकि जब है ना, हर इंसान का ऐसा होता है कि हमें स्टार्टिंग में सबसे चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो पैसा ही है। और मुझे भी वही चीज़ अट्रैक्ट करी थी, मुझे भी वो सब चीज़ पसंद थी। बट धीरे धीरे रियलाइज़ होने लग गया कि यार पैसा वैसा है इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जी, है ना। और बिकॉज कई सारे ऐसे स्टोरीज़ भी है, जैसे कि मैं एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक डॉक्टर थे, आई थिंक एमडी डॉक्टर, कोई बड़े से डॉक्टर थे जो ग्रेजुएशन स्पीच दे रहे थे। तो उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बोली थी ग्रेजुएशन स्पीच में, जहाँ बच्चे सब डिग्री लेके बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि मैंने हज़ारों लोगों को मरते हुए देखा है, हंड्रेड्स ऑफ लोगों को आखिरी सांसें गिनते हुए देखा है। और आखिरी सांसें जब गिन रहे थे ना लोग, तो किसी ने भी ये नहीं बोला कि मुझे मेरी डिग्री ला के दो, मैंने कितने अवार्ड्स जीता वो मुझे ला के दे दो। हर इंसान जब मर रहा था ना, तो उसने बोला मेरे लव्ड वंस, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, उन लोगों को मेरे पास लाओ। मतलब बेसिकली अपनी जो लाइफ के आखिरी पल है, जो सबसे कीमती वक्त होंगे जो जा रहा है, उस वक्त में हम लोग क्या करते हैं, जिनसे हम रिलेशनशिप अपने स्ट्रांग है उनके साथ वो बिताना चाहते हैं। तो मतलब क्या, उन्होंने ये सजेशन दिया कि यार देख, करियर तेरा इंपॉर्टेंट है, सबका करियर इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ अपने रिलेशनशिप को ज़रूर फोकस करना। अनफॉर्चुनेटली मैंने नोटिस किया ना, ये चीज़ आदमी लोग कई बार लेट रियलाइज़ करते हैं। हम अपने करियर में इसमें इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि रिलेशनशिप साइडलाइन होते जाता है, और हमें लगता है कि यार ये सही हो जाएगा तो सब सही होगा, लेकिन चीज़ें जैसे कि आपने बोला खराब ही होते जाती है। तो ये आपने भी नोटिस किया नक्षत्र भाई ऐसा? मैंने बहुत सारे कपल्स को जब मैं कोचिंग देता हूँ, मैंने यही रियलाइज़ किया है कि शुरुआत में अगर मैं रिलेशनशिप में कहता हूँ इन्वेस्टमेंट, जैसे पैसे में इन्वेस्टमेंट होता है, रिलेशनशिप में टाइम एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट 100% होता है, मतलब कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। समय जैसे जाता है, धीरे धीरे वो 100 से हस्बैंड की तरफ से या एक की तरफ से 80 होता है, फिर 70 होने लगता है, फिर 60 होने लगता है, फिर 50। फिर एक समय आता है जब दे रियलाइज किया, यार हमने इसके ऊपर तो फोकस ही नहीं किया। सो माय पॉइंट इज कि अगर आप रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप पहले 100 थे तो कमिटमेंट में आने के बाद वो 200% होना चाहिए। अच्छा, ओके, वो ज़्यादा होना चाहिए। ओके, बिकॉज आप जानते हैं कि बॉडी बनाना आसान है, लेकिन बॉडी को मेंटेन करना मुश्किल है। पैसे कमाना आसान है, पैसे को मेंटेन करना मुश्किल है। सिमिलरली रिलेशनशिप में आना तो सबसे आसान काम है। मैं कहूँ रिलेशनशिप में तो कोई भी आ सकता है, बट वो रिलेशनशिप को मेंटेन करना वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। और इसके लिए 2 स्किल्स चाहिए। सबसे पहला मैं कहता हूँ वो है अट्रैक्शन की स्किल। अट्रैक्शन की स्किल का मतलब ये है कि मैं कैसे अपनी एनर्जी को बढ़ाऊं जिससे मैं सही पार्टनर को अट्रैक्ट करूं। और सेकंड स्किल जो आती है कि अगर एक बार आ गया पार्टनर, अब मुझे इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और हमें ये कभी भी सिखाया नहीं गया है। हम ये मानते हैं कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। और फिर जब 7 साल के बाद डिवोर्स फाइल करते हैं, तब रियलाइज होता है कि नहीं यार, प्यार तो कभी कभी मर भी जाता है। और कई बार ऐसा होता है लोगों के, अनफॉर्चुनेटली सब बहुत देखने मिलते हैं कि डिवोर्सेस, सब मैं सुनता हूँ, बहुत सुनता है कि इनका डिवोर्स हो गया, इनका डिवोर्स, 2 साल शादी हुई डिवोर्स हो गया। तो डिवोर्स कल्चर भी आई थिंक कहीं बढ़ता जा रहा। उसके पीछे का रीज़न क्या लगता है आपको? एक तो पहले रिलेशनशिप अच्छे थे ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। पहले भी हमारे इंडिया में स्पेशली विमेन ने सफ़र तो किया है। ट्रू, क्योंकि हमारे माँ बाप की जनरेशन जैसा बहुत ज़्यादा सफ़र किया, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़, मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ करके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ था। और हम लोग मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं। इसका तो मैं कहूँगा ये तो सच है, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। तो वहाँ पर उनके पास उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उनके पास खुद की नौकरी नहीं थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था, तो उनके पास वो आवाज़ नहीं थी, वो वॉइस नहीं थी। कुछ लोग घूंघट में थे, कुछ लोग घर में थे। अब क्या हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से लोग डरने लगे हैं कि यार अगर मेरी वाइफ ने अगर वीडियो बना दिया या हस्बैंड ने, दोनों तरफ से भी ये हो सकता है। तो उनके पास अभी आवाज़ आई है। और इसकी वजह से हुआ क्या है कि जो सालों से दबा हुआ था आवाज़ एक कि और वो एक साथ, और एक क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब एक इंसान आवाज उठाता है ना, ऑटोमेटिकली जो 10 लोग पीड़ित हैं उसके आसपास, उनको भी एक होप मिलती है कि नहीं यार मुझे भी आवाज निकालनी चाहिए। जैसे मी टू मूवमेंट में भी हुआ, जैसे मी टू मूवमेंट में होता है, इट टेक्स 4 मिनट माइल वाला भी सेम है कि जब एक इंसान कुछ करता है तो बाकी के सब लोग वो करना शुरू कर देते हैं। राइट, रॉजर बेनिस्टर जिन्होंने 1 माइल कितना 4 मिनट में 1 माइल भागी थी, और उसके कुछ महीने बाद ही बहुत सारे लोगों ने वो भाग लिया। तो मतलब वो मेंटल बैरियर टूट जाता है जो कई बार रहता है। यस, तो मैं इसके बारे में तो और बात करना चाहूँगा, इससे रिलेटेड ही
क्योंकि एक चीज़ थी कि पहले बहुत ज़्यादा औरतें सफ़र कर रही थी, बट ऐसा भी लग रहा है कि अब धीरे धीरे कुछ फेक फेमिनिज्म भी बढ़ता जा रहा है। मतलब एक होता है रियल फेमिनिज्म, मुझे लगता है जो सच में है, और एक तो सिर्फ दिखावे का शो शाइनिंग वाला होता है। तो ऐसा भी कुछ नोटिस किया है आपने जो चल रहा है? मैं तो मानता हूँ जिशन भाई, टॉक्सिसिटी दोनों तरफ है। हाँ, फेमिनिज्म भी टॉक्सिक हो सकती है और मैं कहूँगा मैस्कुलिनिटी भी टॉक्सिक हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फीमेल अपने अपने बॉडी का इस्तेमाल करके किसी को मैनिपुलेट करे, दैट इज ऑल्सो टॉक्सिसिटी। सही बात है। एंड सेम मेल अगर अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके डोमिनेट करे, पावर का इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करे, तो वो भी टॉक्सिसिटी है। अगर मेल के अंदर एरोगेंस आ जाए बहुत ज़्यादा, सबको कंट्रोल करना चाहे, तो वो टॉक्सिक हो गया है। और फीमेल अबला नारी बनकर उसको कंट्रोल करे कि देखा तुझे ये कर दूंगी, तो वो भी एक टॉक्सिसिटी है। सो ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मानना कि अभी आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर डिवाइड हो गया है। अब देखिए मेल वर्सेस फीमेल, एक्चुअली में वो दोनों को झगड़ा रहे हैं, और इसलिए वो झगड़ा करवा रहे हैं जिससे उनका धंधा चलता रहे। सो दे डोंट वांट टू लिव टुगेदर। और मैं कौन झगड़ा करा रहा है, मतलब जैसे आप देखिए जितने भी मीडिया हाउसेज है, वो आप देखिए वो मेल वर्सेस फीमेल को झगड़ा करा रहे हैं। अच्छा, समझ गया। अगर शांति हो गई हर जगह पर, तो वो न्यूज़ कैसे आएगी? मजा नहीं आएगा। सो वो फायर उनको चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं फेमिनिज्म की बात आप कहते हैं, फेमिनिज्म का मतलब मैं तो ये मानता हूँ, जैसे अभी विमेंस डे गया, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि सालों से आई एग्री मेल डोमिनेटेड कंट्री है, मैस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि इस पृथ्वी का और दुनिया का हीलिंग स्टार्ट हो, तो हीलिंग के लिए सबको फेमिनिन बनने की जरूरत है। अच्छा, ओके। नॉट जस्ट फीमेल, आई एक्सप्लेन। फेमिनाइन जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही शांत है, ओके, वो बहुत ही फ्लोइंग है, वो बहुत ही हीलिंग है, बहुत ही नर्चरिंग है। सो जब आप किसी बेबी को बर्थ देते हैं, जब मदर एक क्रिएटिव एनर्जी से अपने बेबी को जन्म देते हैं, सो फेमिनिन इज क्रिएटिव एनर्जी, फेमिनिन इज नर्चरिंग, जो प्यार देती है, लविंग है। और सामने मैस्कुलिन जो है ना, वो डिसिप्लिन वाली एनर्जी है, वो फोर्स वाली एनर्जी है, बेटा ये नहीं होना चाहिए, बेटा ये नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी है। हमने सालों से इस पृथ्वी को अगर आप एनर्जी वाइज चेक कीजिए तो मैस्कुलिन की तरफ ज़्यादा है। अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स भी देखें जितने भी हैं दुनिया में, वो सारे मैस्कुलिन हैं। धीरे धीरे अब फेमिनिन जो लीडर्स हैं वो आना बाहर शुरू हुए हैं। ओके। सो सबको फेमिनिन बनने मतलब ये है, हमें लीड करना है अपने दिमाग से नहीं, बट अपने हार्ट से, अपने दिल से। और अगर हम दिल से डिसीजन लेना शुरू करेंगे और लॉजिक को बाजू में रखकर अपना जो हार्ट है उसको सोचेंगे, तो दुनिया बहुत ही आसान हो जाएगी। और फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि सालों से जो पुरुष ने गलती की थी वो अब फीमेल करेंगे। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि सिगरेट पीना, फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है दारू पीना। फेमिनिज्म का मैं सही मतलब कहूँ तो वो ये है कि आप अपने अंदर की एक्चुअली जो फेमिनिन एनर्जी है उसको जाने, उसको पहचाने, और उससे आप क्रिएटिव फोर्स दुनिया में लाए। That's real feminism. So true. Very beautifully आपने ये चीज़ बोली। बिकॉज हाँ, मैंने खुद ने भी नोटिस किया, और ये मैंने कई बार डिस्कशन सायरा के साथ भी किया कि कई बार ना फेमिनिज्म के चक्कर में लड़कियाँ वो काम कर रही है जो नहीं करना चाहिए। जैसे लड़के भी बुरा ही, सिगरेट पीना लड़कों के लिए भी बुरा ही है, तो आप वो बुरा काम करके क्या मतलब क्या प्रूफ कर रहे हो आप? Yes. कि भाई आप लड़के जैसे ही बन रहे हो। मैं तो बोलता लड़कियां, उसके अंदर वो अच्छी चीज़ है, नज़ाकत है, तो आप अपनी पावर्स को यूज़ करो। अगर आपके वो नर्चरिंग पावर है तो आपका स्ट्रेंथ है, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करो आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, रेदर देन जो दूसरों की बुराई है वो अपने अंदर लेके आके सभी बेड़ा गर्क हो जाए। तो ऐसा कुछ हो भी रहा है? आपने नोटिस किया कि यार कैसे ये फेमिनाइन मैस्कुलिन, ये चीज़ के ऊपर वॉर्स तो चलती ही रहती है, इसके ऊपर और कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो आपने नोटिस किया है? इसके जैसे प्रॉब्लम्स भी हो रही है, कई सारी प्रॉब्लम्स जैसे देखने मिल रही है आजकल, लड़ाई झगड़े मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ के जैसे और भी हो रहे हैं। सो कपल्स में झगड़े, मैं जितने कोचिंग अभी देता हूँ, मैंने यही देखा है जशन भाई कि प्रॉब्लम, द कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज कि दोनों जो है वो मैस्कुलाइन बन चुके हैं। अच्छा। और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब फीमेल भी मैस्कुलिन बन जाते हैं और मेल भी कभी कभी मैस्कुलिन छोड़ नहीं पाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मर्द है तो कभी कभी आपको फेमिनिन बनना पड़ेगा। सही बात। फॉर एग्जाम्पल, आपको किचन में काम करना पड़ेगा। सही बात। शायद आपने फादर ने नहीं किया, लेकिन आपको करना पड़ेगा। बच्चे को नर्चर करना पड़ेगा, थोड़ा सॉफ्टली बात करना पड़ेगा, शायद अपनी वाइफ के लिए खाना बनाना पड़ेगा, राइट, आपके उनके पैर भी दबाने पड़ेगे। फॉर एग्जाम्पल, पुष्पा 2 मूवी में अमेजिंग एक्सपल उसने दिया है, राइट। सो वो करना पड़ेगा। सिमिलरली फेमिनिन जो है वो उनको अपने कोर में रहना है। सो कोर, व्हेन आई से कोर, फॉर एग्जाम्पल मेरे सिस्टर जो है शिवांगी, आप उनसे मिल चुके हैं, शी इज़ एन अमेजिंग एंटरप्रेन्योर, कोच है, सब कुछ करते हैं। तो वो वहाँ पर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जब वो लीड करते हैं टीम को। लेकिन जब वो घर पर आते हैं, शी इज़ इन हिज फेमिनिन कोर, मतलब कि वो रिलैक्स्ड है, वो अपने हस्बैंड को ट्रस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आप जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ, आई ट्रस्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू। सो फेमिनिन जो है वो फेमिनिन मैस्कुलिन का डांस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप दोनों इंसान ईगो में आ जाते हैं, और अगर दोनों ईगो में रहेंगे, तो यही रिलेशनशिप का कारण होता है। और वहाँ से ब्रेकडाउन, डिवोर्स, सारे प्रॉब्लम्स
स्टार्ट हो जाता तो है। ये आप बोल सकते हो नंबर 1 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे रिलेशनशिप में हो रही है नंबर 1 प्रॉब्लम यही कि हम दोनों एक ही बनने की एनर्जी में कोशिश है। कर एक ही एनर्जी Yes, बनने की कोशिश yes, कर रहा है। yes. इट्स वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको ध्यान देनी चाहिए इसके बारे में कि आप मस्कुलिन हो तो मस्कुलिन रहो, फेमिनिन तो फेमिनिन रहो, लेकिन वक्त अगर पड़ता है तो अडेप्टेबल भी रहो। जब Exactly. जरूरत पड़ रही है आदमी को तो वो फेमिनिन एनर्जी भी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ रही है, जो आई थिंक हमसे पहले जनरेशन नहीं करती थी, वो नहीं लोग करते एकदम थे। ही सख्त थे। हाँ, अब देखिए ना अमिताभ बच्चन, हाँ। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, अनुशासन, हाँ, वही हमारे है। परिवार में आज तक ऐसा नहीं हुआ, टाई बंधाने के लिए वाइफ को बुला रहे हैं, एवरीथिंग। सो दैट इज व्हाट कि नहीं, मैं झुकेगा नहीं साला, राइट? हाँ, हाँ। कि वो मैस्कुलिन जो है, Extreme एक्सट्रीम मैस्कुलिनिटी वो अच्छी नहीं है। सो थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत शांत, थोड़ा बहुत झुकना अपनी वाइफ के लिए, दैट इज ओके। तो नक्षत्र भाई, आपने 2 चीज़ बताई थी, 2 स्किल्स रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अट्रैक्ट करना, सही पार्टनर को, सही लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में, और फिर मेंटेन करना। मैं चाहता हूँ हम इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। तो कई सारे हमारे जो ऑडियंस है वो यंगस्टर्स भी हैं, वो लोग चाहते होंगे वो लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सके, आइडियल उनको गर्लफ्रेंड लड़की मिल सके जिनसे वो शायद शादी करे, जो भी है। तो खैर उनके लिए आप कैसे बोलोगे, अगर उनको अट्रैक्ट करना है एक आइडियल अच्छी पार्टनर जिनसे वो प्यार करते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? सो अगर आप 18 से 24 साल के बीच में हैं, माय फर्स्ट रिकमेंडेशन वुड बी कि पहले अपना रिलेशनशिप अपने साथ का बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और उसके लिए शुरुआत होती है सेल्फ डेवलपमेंट से। तो रीडिंग करना है, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप के बारे में जानना है, ये सोचना है कि यार मुझे गुस्सा कब आता है, मैं इरिटेट कब होता हूँ, इमोशनल मैच्योरिटी बिल्ड करनी है, सेल्फ अवेयरनेस लानी है। और उस वक्त आप फ्रेंड्स रख सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड कि आप कमिटमेंट में आ जाओ। अच्छा। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप 18 से 20 या 21 साल के अंदर कमिटमेंट में आ जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत बहुत अच्छे लड़कियां ऐसी होती हैं जस्ट बिकॉज कि रिलेशनशिप में आ गए हैं और वो टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई है कि वो अपने काम या करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। ओके। सो वो जो फेज है आपका 18 से 24 के बीच का, तो मैं उसमें यही मानता हूँ फ्रेंड्स बनाने चाहिए, लेकिन इमोशनल ओवरली अटैचमेंट जो लोग कर जाता है ना, वो नहीं करना चाहिए। वो टाइम है अपना आपको फोकस करना, अपने सेल्फ डेवलपमेंट, वर्कशॉप अटेंड कीजिए, वेबिनार अटेंड कीजिए, आपकी चैनल को देखें, कुछ पढ़ते रहें, अपने ऊपर काम करें, सेल्फ डेवलपमेंट। और मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि आप वही इंसान को अट्रैक्ट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप वाइब्रेट करते हैं। सो अगर मैं 80 फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहा हूँ, 80 हर्ट्ज के ऊपर, तो मैं इंसान भी वैसे वाइब्रेट करने वाला हूँ। ओके। और आपने भी देखा होगा अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ स्कूल में थे, अब आप उनके साथ वाइब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मैच नहीं हो रहा है एनर्जी, राइट? सो दैट इज वेयर अगर आप अपने वाइब्रेशन को थोड़ा सा हायर लेकर जाएंगे, आप देखेंगे कि आप ऐसे इंसान अट्रैक्ट करेंगे कि जो वो सेम वाइब्रेशन के ऊपर है। सो सेल्फ डेवलपमेंट इज द नंबर 1 की, अगर आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जस्ट टू समराइज, अगर आपको अपना बेस्ट आइडियल पार्टनर अट्रैक्ट करना है तो अपने आप को ऊपर लेके आओ, अपनी फ्रीक्वेंसीज को अच्छा लेके आओ। Yes. और वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप एक स्किलफुल इंसान बनते हो, एक टैलेंटेड स्मार्ट इंसान बनते हो, ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे लोग आपके पास आएंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, कई बार लड़कियों के पीछे बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं और भूल जाते हैं कि खुद के ऊपर कुछ काम करना है। और उस चक्कर में क्या, तो अपनी वैल्यू तो कम करते ही जा रहे हैं, वो डेस्परेटनेस आ जाती है। और फिर लड़कियां भाव भी नहीं देती ऐसे लोगों को। लड़कियां भाव किसको भी देती है, जिनके पास एक्चुअल जिनकी वैल्यू है, जिनकी सेल्फ वर्थ अच्छी है, यूजुअली हम देखते हैं, राइट? तो ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पावरफुल लेसन है जो हर यंगस्टर्स को फॉलो करना चाहिए। अपने ऊपर काम करो। और फिर इसके अंदर एक और, आप जब ये बोल रहे थे नक्षत्र भाई, तो आपने एक वर्ड यूज़ किया, टॉक्सिसिटी। यस, टॉक्सिक जो होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि ये वर्ड भी मैंने, मुझे लगता है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करके लोगों ने ना बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट कर दिया है। हर इंसान बोला ये टॉक्सिक, सब टॉक्सिक ही हो गया अब तो। शायद से ये बातें भी टॉक्सिक लग रही होगी। तो अभी टॉक्सिक को आप कैसे डिफाइन करते हो? सो टॉक्सिक का मतलब अगर हम आयुर्वेद में देखें, हाँ, तो अति का मतलब टॉक्सिक होता है। अति मतलब कि जब ड्रामा बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके रिलेशनशिप में, जब रोना धोना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी कोई चीज़ एकदम बढ़ा चढ़ा कर हो जाती है। और टॉक्सिक का मतलब ये है कि जब आप उस इंसान के साथ रहते हैं ना, उसके बाद आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ बिगड़ना शुरू हो जाती है। ओके, दैट इज टॉक्सिसिटी। कि जैसे आप उन इंसान को देखते हैं, आपके ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है। अच्छा। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। ऐसे कोई केस हुआ है आपके ऐसे साथ? बहुत सारे केसेस होते हैं। कुछ ऐसा बता सकते हो कोई ऐसा बिना नाम लिए में भी? यस, सो हमारे क्लाइंट थे, उनको 18 साल से मैरिज हुए थे। 18 साल से मैरिज, 2 बच्चे भी हैं। अच्छा। जितनी भी बार वो अपने हस्बैंड से बात करते, उनके हस्बैंड ऐसे थे जो बिल्कुल एक्सप्रेस करना नहीं जानते थे। अटैचमेंट स्टाइल में उनका अटैचमेंट स्टाइल था अवॉइडेंट। 3 प्रकार की अटैचमेंट स्टाइल होती है। एक होती है अवॉइडेंट। अवॉइडेंट मतलब अगर मैं मूवी के एग्जांपल से दूं तो ये जवानी है दीवानी में जैसे रणबीर कपूर थे ना, वो अवॉइडेंट है। अच्छा। मतलब कि अवॉइडेंट अचीवर्स होते हैं बहुत ज़्यादा जिंदगी में, लेकिन वो अपनी भावनाओं को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो आई लव यू नहीं बोल पाएंगे, और वो तकलीफ में होंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। आप पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे नहीं, वो है अवॉइडेंट। अच्छा, ओके।
सो वो हस्बैंड अवॉइडेंट थे, लेकिन उनके वाइफ जो थे वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में थे। नाउ एंग्शियस वाले ये है कि अगर एंग्शियस वाला किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो एंग्शियस ये चाहेगा कि मैं पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहूँ, 24 घंटे मेरे साथ रहे। वो पॉजेसिव हो जाएंगे, वो बोलेंगे तू मेरे साथ ही रहे, तूने इसका फोटो लाइक कैसे किया। सो वो होता है एंग्शियस वाले। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि अवॉइडेंट जो है वो बात नहीं करता है और एंग्शियस जो है वो बात करना चाहता है, और जितनी बार वो बात करते वो झगड़े में ही बदल जाता। ओके। एंड दैट्स वेयर मैं हमेशा कहता हूँ कि वो दोनों इंसान बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जस्ट थोड़ा कम्युनिकेशन पैटर्न में जब वो चेंज किया और ये अंडरस्टैंडिंग आया, तो वो डिवोर्स जो उनके माइंड में था, तो वो कोचिंग के बाद वो डिवोर्स उनके माइंड में से हट गया कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि वो इंसान गलत, इट्स अबाउट कि हम कम्युनिकेशन करना शायद जानते नहीं है। और आजकल मैं आपको बताऊं कि ये डिवोर्स लेना बहुत ही ट्रेंड हो चुका है। हम क्या करते हैं, नहीं चल रहा है डिवोर्स ले लो, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। एक्चुअली उसके बाद अगर आपको कम्युनिकेशन कन्फ्रंट करना नहीं आएगा, झगड़े से दूर भागोगे, तो नए इंसान के साथ सेम झगड़े होने वाले हैं। ट्रू। एंड दैट्स व्हाई पीपल जंप फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर टू अनदर। ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर हमें लगता है और थोड़ा डिप में जाना चाहिए। एक बुक भी है इसके ऊपर, क्रूशियल कन्वर्सेशन। कई बार जो क्रूशियल कन्वर्सेशन होती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, हम वही नहीं करते, बट वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो कर नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कैसे कर सकते हैं अगर किसी को क्रूशियल कन्वर्सेशन करना है। कम्युनिकेशन गैप, मुझे लगता है मैक्सिमम प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप में होती है, अगर कोई एक चीज़ एक प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन ही है। यस, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। तो वो कम्युनिकेशन लेकिन करे कैसे? क्योंकि आपने बताया ना कि वो अवॉइडेंट टाइप के लोग जो होते हैं, तो अगर मैं अवॉइडेंट हूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं भी एक टाइम पे मुझे लगता है वैसे ही था, अवॉइडेंट। अच्छा, ये भी बता देना कि अवॉइडेंट था, एंशियस था, और थर्ड क्या था? थर्ड होता है सिक्योर। सिक्योर। वो कौन सा कैसे? सिक्योर का मतलब जब उसको एक्सप्रेस करना है तब एक्सप्रेस भी करता है, और जब लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसको भाव देने की जरूरत नहीं है, तो वो उसको हट भी सकते हैं। अच्छा। सो वो अटैच भी है लेकिन डिटैच भी है, वो सिक्योर है। उनको पता है कि बैलेंस कैसे मेंटेन करना। तो आइडियली ये ज़्यादा अच्छे होते हैं क्या? सिक्योर इज द बेस्ट अटैचमेंट स्टाइल। ओके। और रिलेशनशिप अच्छे तभी होते हैं जब दो सिक्योर लोग आते हैं। ओके। सो सिक्योर का मतलब ये है कि वो अपनी इमोशनल हैप्पीनेस के लिए और मैं कहूँगा अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर आधारित नहीं है। सिक्योर पीपल आर हैप्पी विद इन देमसेल्व्स, तो वो खुश हैं, और जब वो दूसरों से मिलते हैं तब वो खुशी स्प्रेड करते हैं। ओके। तो मैं तो ये भी चाहूँगा आप कमेंट करके बताना तीनों में से आपका स्टाइल कौन सा है, अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है, और एक एक करके इनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा सा बात करें तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई अवॉइडेंट वाला बंदा है तो उसके लिए क्या बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस होगी, क्या करना चाहिए उसको? सो अवॉइडेंट वाले ने बहुत सालों से ओवर वर्क करते हैं ये लोग। तो अवॉइडेंट के लिए, अवॉइडेंट इंसान तब बनता है जब उसको बचपन में कहीं ना कहीं कुछ हर्ट हुआ है। अच्छा। सो अवॉइडेंट एक ऐसा इंसान है जिसने शायद अपने रिलेशनशिप में, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ में एक्सप्रेस करने का कोशिश किया था, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कुछ एक्सप्रेस किया था, लेकिन वो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा। और उसको अभी माइंड में क्या हो गया कि नहीं यार, मैं जब बोलता हूँ तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इससे बेटर है कि यार मैं रिप्लाई कुछ बोलो ही नहीं, वो अच्छा है। सो अपने अंदर दबा कर रखता है। सो पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है अपने पेरेंट्स से। अच्छा। सो अगर अवॉइडेंट है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है शायद बचपन में कि जहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए था जो आपको नहीं मिला है। सो स्टार्टिंग विथ फॉरगिविंग कि यार ओके, मेरे पेरेंट्स ने वो मुझे जो चाहिए था शायद वो नहीं दिया। आई वॉज ऑल्सो अवॉइडेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे फादर ने कभी वो वैलिडेशन, वो मुझे शायद जो मुझे चाहिए वो नहीं दिया था। सो मैं भी अवॉइडेंट बनते गया था। ज्यादातर फादर्स मुझे लगता है ये अवॉइडेंट कैटेगरी में आते हैं क्या? Yes, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एक्सप्रेस नहीं करते। मेरे अब्बा जो है, ही लव्स मी अ लॉट, बट वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते। अगर मैं भी एक्सप्रेस करूंगा तो ही गेट्स वेरी अनकंफर्टेबल। Yes, तो ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? एब्सोल्युटली। सो उसी से हमारी अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल बनती जाती है जहाँ पर, और इसीलिए जब ये अवॉइडेंट वाले रिलेशनशिप में आते हैं, वाइफ को प्रॉब्लम ये है कि तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता क्या चलेगा प्रॉब्लम क्या है। सो उनके माइंड में जो भी डाउट है वो बताएंगे नहीं, वो बोलेंगे मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर लूँगा, और फिर वो टेंशन स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं वो लेते ही हैं। सो इट्स बेटर, अवॉइडेंट के लिए एडवाइस यही होगा कि पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप, कि पहले जानना कि ये है आपकी अटैचमेंट स्टाइल, और थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करना एक्सप्रेस करने की। और फिर अवॉइडेंट वाले होते हैं तो उनको जब दोस्त के साथ दारू लेते हैं, पैग लेते हैं, तब वो अवॉइडेंट वाली जो फीलिंग्स है वो बाहर निकलती है, खुल जाते हैं, खुल जाता है, एकदम फैल जाता है। तेरा भाई आज ये बात वर्जन कहाँ से आया भाई? वेरी नाइस। तो सेकंड जो थे एंशियस, क्या था? एंशियस, यस। एंशियस लोग, तो इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा वापस से थोड़ा डिफाइन करना और बताना इनको क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसके सॉल्यूशंस क्या है? ओके, सो एंशियस वालों के लिए, एंशियस ये बहुत ही प्रोटेक्टेड बच्चे होते हैं अपने बचपन में। अच्छा। कि जिनको मम्मी पापा दोनों का इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि उनकी खुद की उतनी, मैं कहूँगा, सेल्फ वर्थ जो है वो डेवलप नहीं हुई है, कि दोनों तरफ से बहुत ही प्रोटेक्टेड है। सो उनके लिए प्यार का मतलब क्या हुआ? मिलेगा जो। यस, उनके लिए प्यार का मतलब ही हुआ कि सब कुछ साथ में होना चाहिए,
सब लवी डवी होना चाहिए, तो उनके लिए साथ में रहना बिकेम लव, और अवॉइडेंट के लिए अकेले रहना दैट बिकेम लव. एंड दैट्स वेयर एंग्शियस जो होते हैं वो जब भी रिलेशनशिप में आते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं थोड़े ओवरली अटैच्ड, वो अपने आउट ऑफ द वे जाकर किसी की मदद कर देंगे, वो वो चाहेंगे नहीं कि कोई हर्ट हो जाए. अगर हर्ट हो जाएंगे तो बोलेंगे अरे सॉरी मैंने तो हर्ट तो नहीं किया, वो कन्फ्रंट नहीं करेंगे, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होंगे बिकॉज वो चाहते हैं कि सामने वाला मेरे साथ रहे. सो एंग्शियस के लिए मैं कहूँगा, एंग्शियस के लिए सोल्यूशन सिंपल यही है कि आपको अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना है, और ये समझना है कि सामने वाले को खुश करना वो आपका काम नहीं है, अपने आप को खुश करना वो आपका काम है. सो दैट्स वेयर एंग्शियस का ये जो है वो सबसे बड़ा लर्निंग होता है. एंड रियलाइजिंग, एंग्शियस वालों को मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको ओवर थिंकिंग अगर आप करते हैं दैट मीन्स आप एंग्शियस हैं. ओके. सो ये, और फिर वो ट्रस्ट करना यूनिवर्स में कि भाई जो होगा वो अच्छा ही होने वाला है, वो एंग्शियस वालों के लिए सबसे बड़ा एडवाइस होता है. मेक सेंस. मुझे ना वो आपका इवेंट भी याद आ रहा है, उसमें शिवांगी मैम ने या स्नेह देसाई भाई ने ये चीज़ इसके ऊपर बात करी थी, जो बुरा है ना, सबसे पहले अपने खुद से प्यार करना चाहिए. तो आई थिंक आपके फादर या मदर ने शिवांगी मैम को ये एडवाइस दी थी ना कि घर पे जाना, सबको खुश रखना आपका काम नहीं है, सिर्फ तुम खुश रहना. यस. और वो मुझे कितनी पावरफुल बात लगी कि अपने माँ बाप ने क्या बोला बच्ची को, शिवांगी मैम को क्या बोला कि आप उनके घर पे जाना और खुद खुश रहना, क्योंकि खुद खुश रहोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी खुश रहेंगे. हम लोग कई बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करने जाते हैं और फिर वो सेम शायद रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता, तो फिर सैड हो जाता है, खुद भी सैड, फिर दूसरे और भी सैड हो जाता है. तो इससे बेटर है कि अपने आप को पहले खुश रखो. तो यही वो एयरप्लेन में भी बोलते हैं ना, वो कुर्सी की पेटी बांधो और ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले खुद लगाओ. यस. तो प्यार अगर बांटना भी है तो सबसे पहले अपने आप को बांटो. एब्सोल्युटली. तो ये बहुत अच्छा है. और थर्ड के लिए आप क्या, उसके लिए ये बेस्ट है. सो सिक्योर इज द बेस्ट. आप सिक्योर है ये पता कैसे चलेगा कि अगर मान लीजिए आपके पार्टनर ने 10 घंटे से आपको फ़ोन नहीं किया है, ठीक है, अवॉइडेंट हो गए तो अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, नहीं किया तो क्या है, मैं भी थोड़ी ना फ्री है उसके लिए, ठीक है, दैट्स ओके. एंग्शियस है तो 5, 10, 15, 20 मिस कॉल आ जाएंगे, है ना. सिक्योर है उसका मतलब है 5 घंटे के बाद एक बार मैसेज डाल देंगे, आई होप एवरीथिंग इज ओके एंड कॉल मी अगर मुझे अगर आपको हेल्प चाहिए. ये है सिक्योर. कि वो फ्रीडम देना चाहते हैं, वो लव भी देते हैं बट फ्रीडम भी देते हैं. सही. ये हो गया सिक्योर अटैचमेंट. बैलेंस है दोनों. ये बैलेंस है. बट ऐसा भी होता होगा ना नक्षत्र भाई कि लोग इन तीनों में कभी कभी खेलते हैं, या फिर अप डाउन होता है, जैसे कभी हम अवॉइडेंट बन गए, कभी हम एंशियस हो गए, या फिर कभी सिक्योर है, ऐसा भी हो सकता है. सो हम फ्लोट कर, जैसे मैं कह रहा हूं, हम फ्लोट करते रहते हैं. कभी हम सिक्योर होते हैं, कभी हम एंशियस चले जाते हैं, और कभी हम अवॉइडेंट भी होते हैं. बट हमारा कोर जो होता है अटैचमेंट स्टाइल वो चेंज नहीं होता है. अच्छा. वो हमेशा सेम रहता है. वो पता करने के लिए मतलब कैसे मैक्सिमम टाइम अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस कर सकते हैं. यस, आपके बिहेवियर से पता चल जाएगा. ओके कि कैसे है. ठीक है. हमने अट्रैक्शन के ऊपर बात किया था, ये थोड़ा मेंटेनेंस के ऊपर भी ये बात हो रही है, बट और अगर रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करना है तो और कुछ ऐसे केस स्टडीज है, कुछ आपके दिमाग में केसेस याद आ रहा है आपको, क्योंकि आपने आई थिंक सो हंड्रेड्स ऑफ लोगों के वन कंसल्टेशन किया, रिलेशनशिप की और बातें की है. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि यार क्यों मैक्सिमम रिलेशनशिप टूटते हैं. एक रीज़न तो हमने बात किया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात करी थी हमने एक और पॉइंट बात किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था वो क्या था, मैस्कुलिन फेमिनिन के इम्बैलेंस. ऐसी कुछ और 2-3 बातें जो सबसे ज़्यादा ऊपर उठ के आती है हर रिलेशनशिप में, आज आप नोटिस कर रहे हो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो क्या होगी. टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन क्या है, आपको क्या लगता है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन. मुझे सर लैक ऑफ कम्युनिकेशन. मैं कहूँगा डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन है मैरिज. अच्छा. शादी नहीं करो, सलमान खान. और उसमें अगर मैं उसके डीपर जाऊँ, सो दिस इज अ जोक दैट आई यूज, और अगर मैं उसके डीपर जाऊँ कि लोग जब शादी करते हैं ना, मैंने कल ही एक रील डाली थी और मैंने उसमें कहा था कि शादी करने का डिसीजन जो है ना वो बहुत ही सोच समझकर कॉन्शियसली लेना चाहिए. अच्छा. सो रीज़न डिवोर्स इसलिए होते हैं कि हम जिसको प्यार मानते हैं वो प्यार है ही नहीं. अच्छा, मतलब हमें लगता है कि ये इंसान से मैं प्यार करता हूँ, और प्यार को अब देखा है कि बहुत ही हम कैजुअली यूज़ करते हैं ना, कि आई लव डॉग्स, आई लव दिस, आई लव रीडिंग बुक्स. हमने प्यार को बहुत ही कैजुअली इस्तेमाल कर लिया, वर्ड बहुत आम कर दिया. यस. सो मैं ऐसा मानता हूँ कि रिलेशनशिप में जब आप आते हैं या मैरिज का जब आप सोचते हैं, जो हम मानते हैं कि लव है वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है, इन्फैचुएशन होता है. और जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हम दिल दे चुके सनम मूवी में देखें, ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर, अगर आप ऐश्वर्या राय को देखें यू विल फील कि वो बहुत ही एक शांत है, काम है, एकदम अडेप्टेड चाइल्ड है, जो फादर बोलते हैं वही करते हैं. लेकिन सामने आप देखिए सलमान खान जो है वो कैसे इंसान है, एकदम फ्री है, एंजॉय करते हैं, रूल्स कोई नहीं है, रूल्स ब्रेक करते हैं. सो ये जो हुआ ये है अट्रैक्शन.
लेकिन उस मूवी में उनको एट द बाद में सेकेंड हाफ में जब अजय देवगन मिलते हैं, वो जो हुआ वो अट्रैक्शन नहीं था, वो एक्चुअली उनके कैरेक्टर के साथ उनको प्यार हुआ कि जब उन्होंने अजय देवगन ने खुद सलमान खान को ढूंढने में मदद की उनकी, तब जाकर उनको पता लगा कि नहीं यार ये इंसान कितने अच्छे हैं। सो लव जो है, जो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, ये हो ही नहीं सकता है। लव एट फर्स्ट साइट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको इंसान से प्यार होता है उनसे, उनके कैरेक्टर से, ना कि उनके लुक से या ना कि उनकी एनर्जी से। और इसी के लिए जो हम मानते हैं कि वो प्यार है, तो वो शायद प्यार नहीं है। नाउ इमेजिन अगर सलमान खान ऐश्वर्या राय उस मूवी में साथ हो गए होते, आई कैन गारंटी एज अ रिलेशनशिप, आई कैन प्रिडिक्ट कि कुछ समय के बाद उनके झगड़े होने वाले थे, बिकॉज बहुत ही डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सनालिटीज है, बहुत डिफरेंट है। नहीं, वेरी ब्यूटीफुली सेड, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया इस चीज़ का। इसके ऊपर मैंने एक मेरा भी ओपिनियन आया था मेरे दिमाग में। इंडिया में ये चीज़ मैंने नोटिस करना ज़्यादा है। इंडियंस, अगर जैसे इंडियन शोज़ देखोगे, हम लोग कि यार सिर्फ एक लड़की को देखते हैं, लड़की ने मुस्कुरा दिया, हाँ तेरे भाई को प्यार हो गया, तेरी भाभी है, हाँ, सीधा प्यार मोहब्बत इश्क, वो धूम वाला, धूम में वो अली हर बार उसके दिमाग में सीधा शादी बच्चे हर एक चीज़ आ जाती है। मतलब प्यार एकदम ऐसे हो गया, हर चीज़ हो गया। और ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बॉलीवुड में या अलग अलग जगह से फीड करी कि प्यार तो ऐसे हो जाता है। बट फॉरेनर्स का अगर आप देखोगे तो मैंने थोड़ा उल्टा देखा उनके शोज वोज में भी ना, वो लोग का भी एक अलग ही एक्सट्रीम चल रहा है, इधर पे अलग एक्सट्रीम चल रहा है, वो लोग का अलग एक्सट्रीम चल रहा है। वो लोग साथ में रह लेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में रह लेंगे, सालों साल रिलेशनशिप में रहेंगे, शायद बच्चे भी हो जाएंगे, फिर भी वो लोग आई लव यू नहीं बोलते हैं। वो लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा के रखे। तो ये तुमने भी कहीं नोटिस किया ऐसा कि दोनों एक्सट्रीम चल रहा है इधर इंडिया में और बाहर का? यस बिल्कुल। और आपने बहुत ही सच बात बोली है कि हमें ये आया कहाँ से है, बिकॉज हमें ऐसा बताया गया है कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार एक बार होता है, शादी भी एक ही बार होती है। ऐसा सब कुछ हमने सुना है, सच्चा प्यार मरता नहीं है। मैं कहूँगा हमारा लव का डेफिनेशन ही बहुत ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब लव की बात करते हैं तो हम सोचते हैं फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक मूवी, राइट, कि टाइटैनिक इज द लव स्टोरी। मैं कहता हूँ वो सबसे घटिया लव स्टोरी है। अगर हम उसको मैं उसको बोलूँ, उसका रिवर्स एंगल देखें, एक 80 साल की बूढ़ी औरत है, वो अभी भी एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रही है कि जो उनको शिप पर मिले थे, राइट। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे अरे लेकिन वो तो सेक्रीफाइस है। नहीं, वो प्यार नहीं है। इतने साल से अगर वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, दैट इज द चैलेंज। फिर हम देवदास, कबीर सिंह को हम कहते हैं लव स्टोरी है, तेरे नाम को लव स्टोरी कहते हैं। दिस इज नॉट लव स्टोरी, दिस इज एक्चुअली, मैं कहूँगा पैर पर कुहाड़ी मारने वाली बात हो गई है। सो और दूसरा, हम लोग देखते हैं मूवीज में कि लड़का जो है वो पूरा दिन लड़की के पीछे भागते रहता है ना। अगर वो भागते रहेगा, काम कब करेगा? सो दैट इज वेयर लव का हमारा पूरा डेफिनेशन जो है ना। सो लव, मैं ऐसा मानता हूँ, लव इज नॉट अबाउट कि आप उसके पीछे भागते रहो, उनके बारे में सोचते। लव इज अबाउट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कि जब आप अपने आप को बेस्ट बनाते हैं और जब आप रिलेशनशिप में आते हैं, तभी जाकर आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, जो एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यस, जिससे एक रिलेशनशिप आने में दोनों एक दूसरे को ग्रो कर रहा है और साथ पे ग्रो कर रहा है। एग्जैक्टली, एक्चुअल लव है। सो मैं कहूँगा कोई भी रिलेशनशिप का पर्पस, मैं कहूँ, वो है म्यूचुअल ग्रोथ। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल भी अगर हम बात करें, तो प्रोफेशनली भी आप किसी के साथ क्यों जुड़ते हैं? कि साथ में मिलकर आपका बेनिफिट होने वाला है, ग्रोथ होने वाला है, विन विन हो। सिमिलरली रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप में दोनों का ग्रोथ होना चाहिए। सो पहला आप इंडिविजुअली ग्रोथ करना चाहिए, दूसरा आपका पार्टनर भी ग्रो करना चाहिए। सो क्या आपका पार्टनर भी वो किताबें पढ़ रहा है जो आप पढ़ रहे हैं? क्या आपका पार्टनर भी आपके साथ कोई सेमिनार वर्कशॉप में आ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं? द नंबर वन रीजन इज, पता है, ब्रेकअप का यही होता है, ईदर पीपल ग्रो टुगेदर और दे ग्रो अपार्ट। या तो वो साथ में ग्रो करते हैं या तो वो अलग अलग हो जाते हैं, रास्ते में ग्रो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते में, मैं अपने रास्ते। तो इसलिए साथ में ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, मैं ये भी कहता हूँ कि एज अ मैन इन द हाउस आपको ये भी देखना है कि आजकल बहुत सारे फीमेल के बहुत सारे सपने होते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। सो असली फेमिनिज्म तभी आ पाएगा, असली फीमेल एम्पावरमेंट तभी आ पाएगा जब हम अपने घर में अपने फीमेल को सपोर्ट करें उनके सपनों को अचीव करने के लिए। सो ट्रू। और बहुत सारे फीमेल इसके लिए सफ़र करते हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। सो ट्रू। तो ये भी आपने नोटिस करा, मतलब बहुत सारी ये ऐसा इसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है, रिलेशनशिप टूटता है। यस, बहुत सारे फीमेल कंप्लेन नहीं करते कि हस्बैंड सुनते ही नहीं है। और उनको बोलो कि ये प्रोग्राम अटेंड करो, फॉर एग्जांपल चेंज योर लाइफ में आ जाओ या रिलेशनशिप मास्टरी अटेंड कर लो, दे लाइक कि हमें कहाँ जरूरत है। सो बेचारे वाइफ अटेंड करे जा रहे हैं और हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे हैं। सो इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर डाइंग। तो ये भी एक चीज़ मैंने नोटिस करूँ नक्षत्र भाई, मैंने खुद ने नोटिस किया कि चल रिलेशनशिप में सिर्फ एक बंदा ही सिर्फ अगर मेहनत करता रहे, तो वही मेहनत कर रहा है, वही सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनता जाएगा, और सामने वाला अगर कुछ कर ही नहीं रहा तो भी ये चीज़ थोड़ी फेयर नहीं, सही नहीं, कुछ समय के बाद वो बिगड़ जाएगा। सो इसलिए दोनों का काम करना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए पार्टनर का, सही पार्टनर का चुनाव। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब आप पार्टनर को चुने तो ऐसे पार्टनर को चुनना जिसका ग्रोथ माइंडसेट है।
बट अभी चलो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने पार्टनर शादी हो गई है, अब चीज़ों को सही करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो अब आपकी ज़िंदगी में उनको जितना चाहे उतना इन्वॉल्व करो। तो भले मान involve लीजिए करो। इन्वॉल्व कीजिए, यस। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ की बात करें तो अगर मान लीजिए इमेजिन आपको इंप्रूव करना रिलेशनशिप, तो आई वुड सजेस्ट पॉडकास्ट में भी लेकर आइए, आपके साथ सेमिनार्स में भी अटेंड कीजिए। भले ही वो बिल्कुल चेंज ना हो जाए लेकिन कुछ तो उनके माइंड में जाएगा, राइट? कभी ना कभी फोर्स करके लेकर जाने की जरूरत पड़े तो लेकिन करिए। कभी कभी सी हमारा कंफर्ट जोन हमारे लिए इतना प्यारा होता है ना, दैट्स द बेस्ट प्लेस कि हमें क्या जरूरत है, सब ठीक तो है, लेकिन वो बिगड़े नहीं, उसी के लिए ये सब करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ट्रू। मैं एक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है, आई थिंक, उन्होंने उनका एक वीडियो देखा था, उसके अंदर वो बता रहे थे किसी भी इंसान के जो मैक्सिमम ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि वो कैसा रहेगा, कैसे जिएगा, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग के 7 साल में हो जाती है। बच्चे के दिमाग में मैक्सिमम उसका डेटा फीड हो जाता है और कई बार उस हिसाब से मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, पूरे ज़िंदगी भर। बट अगर किसी को चेंजेस लाना है अपने अंदर, तो एक चीज़ ही है जिससे आप चेंजेस ला सकते हो, वो है रेपिटेशन। राइट। मतलब रिपीट करना स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक ओपिनियन बन गया है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ स्टार्टिंग के 7 साल में, या फिर अपने स्टार्टिंग के एजेस में मैंने ये डिफाइन कर लिया। बट अगर मुझे ये चेंज करना है तो मुझे ऐसा रिपीटेशन में ये चीज़ बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि एक्सट्रोवर्ट कैसे बनते हैं, या फिर सेमिनार्स में जाओ, अलग अलग चीज़। और जितना मैं रिपीट करूँगा उतना ही चांसेस है कि मैं बदल भी सकता हूँ, राइट? तो ये भी कहीं ना कहीं वही इसका सोल्यूशन वही है ना। जब हम बार बार रिपीट पे कहीं लेके आ रहे हैं, अच्छी बातें सुना रहे हैं किसी को, हमारे पार्टनर को अच्छी जगह पे लेके जा रहे हैं, अच्छे लोगों से मिलवा रहे हैं, उनकी सोच ऊपर जा रही है, तो धीरे धीरे ये रिपीटेशन के जैसे वो भी ग्रो करेंगे, राइट? यस। और अपनी पर्सनालिटी में हम चेंज, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, या मुझे तो फॉर एग्जांपल कुछ कपल्स में बोलते हैं कि सर मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे को गुस्सा आता ही है, राइट, कि मैं तो चेंज हो ही नहीं सकता। मैं कहूँगा ये सबसे गलत बात है। ह्यूमन बीइंग्स आर मेंट टू इवॉल्व। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। शायद हाइट ऐसी है, हेयर है, इसको चेंज नहीं कर सकते, बट स्वभाव में जो बदलाव लाना है वो कोई भी इंसान कोई भी स्टेज पर कर सकता है, वो पॉसिबल है। और जो आपने कहा बहुत ही सही है, रिपीटेशन। लेकिन मैं कहूँगा उससे पहले का एक स्टेप आता है, वो है राइट नॉलेज, कि किस चीज़ का रिपीटेशन करना, कैसे करना। गलत चीज़ ना रिपीट होता, गलत चीज़ रिपीट ना हो, प्रोग्रामिंग होती जाएगी, वो गलत प्रोग्रामिंग होते जाएगा। ट्रू। यही अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, आई थिंक ये थोड़ा सा वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ की तरफ भी मिल रहा है, थोड़ा सा कनेक्ट हो रहा है ना, कि अफर्मेशंस बार बार बोलो, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आई एम अडेप्टेबल, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार इसका लोग एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं, जैसे कि वो अपनी कपल्स लोग भी बोलते हैं ना, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं तो ये मुझे गुस्सा आता है। और वो कैसे एक माइंडसेट की भी बात करें, जो कैरल डवेक की बुक है उसके अंदर भी बोलते हैं ना, वो फिक्स माइंडसेट कर लेते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मैं यही हूँ, अपने आप को डिफाइन करके लेते हैं, मैं मैथ्स में बुरा हूँ, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। उन्होंने अपने आप को एक फिक्स इंसान बना के रख लिया है। जबकि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, फिर बड़ा काम जो कर पाते हैं, वो यूजुअली ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वो यूजुअली जानते हैं कि हाँ चल ठीक है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इम्प्रूव किया जा सकता है। हाँ, अगर मैं हर दिन डेली 1 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगा तो मैं अच्छा मैथ्स में हो सकता हूँ। अब वो करना है नहीं करना है वो अलग कुछ बात है, लेकिन एटलीस्ट उनका माइंडसेट है, उनको पता है कि मैं मेहनत करूंगा, टाइम दूंगा, एफर्ट्स डालूंगा तो मैं उस चीज़ में ग्रो कर सकता हूँ। सेम गोज विथ रिलेशनशिप ऑल्सो, राइट? यस। और रिलेशनशिप में सबसे बड़ा फिक्स माइंडसेट जो लोगों को डिवोर्स तक लेकर जाता है, वो ये है कि रिलेशनशिप तो अपने आप चलता है, हमारे पेरेंट्स ने चलाया है ना, उनको कहाँ ज़रूरत थी ऐसे रीडिंग की, प्रोग्राम्स की, एजुकेशन की, काम करने की ज़रूरत हाँ, रिलेशनशिप तो चलते हैं ना। बोले बिजनेस पे भी काम करो, रिलेशनशिप पे भी काम करो। मैं कहूँगा कोई भी चीज़ को चलाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। हेल्थ में डिसिप्लिन चाहिए, बिजनेस में डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही रिलेशनशिप में डिसिप्लिन चाहिए। तो अगर आपके पास आप वो एजुकेशन लर्निंग के लिए तैयार नहीं है, तो 5-6 साल के बाद ऐसा आएगा समय जब आप बोलेंगे अरे यार शायद मैंने ये पहले सीख लिया होता। लाइफ कुछ और होती है, राइट? कुछ और होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने कई सारे ऐसे स्टोरीज भी देखी है, जो लोगों ने शायद वेल्थ के मामले में बहुत फाड़ लिया है, बहुत अच्छा कर लिया, हेल्थ भी अच्छी कर लिया, लेकिन स्टिल वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, क्योंकि उनके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। उनके पास वो लोग नहीं है, वो दोस्त नहीं है जिनसे वो बात कर सके, उनके पास वो फैमिली मेम्बर्स नहीं है जिनके साथ वो अपने दिल की बातें कर सके, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, ऐसे लोग नहीं है। इसलिए कई बार इनके पास सब कुछ होता है, बट स्टिल लोग बहुत खोखले होता है। और ये सेम एग्जांपल जो आपने बोला, सेम एग्जांपल हमारे अभी माउंट आबू इवेंट पे हुआ था, जो हमारा बूट कैंप होता है। हाँ। तो वहाँ पर एक कपल आए थे, अगेन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसमें से एक इंसान ऐसे थे जिन्होंने बोला कि सर आज मेरे पास सब कुछ है, घर है, बहुत बड़ा बंगलो है, BMW है, सब कुछ मैंने अचीव कर लिया है, एक सर्टन लेवल पे हूँ अपनी जॉब में, लेकिन बोले 10 साल से मेरी बीवी मुझसे अलग ले रही है। एंड ही क्राइड ड्यूरिंग, जब वो बात कर रहे थे कि सर मैं ये गाड़ी भी मैं खरीदी है, वो किसके लिए खरीदी है, कि अगर वो लोग ही नहीं है तो बोले मैंने अब तो वो गाड़ी को भी बंद कर दिया कि मैं उसको चलाता नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे और दुख दे रहा है। तो एट द एंड हैप्पीनेस मैग्नीफाई होती है जब आप शेयर करते हैं। सो ट्रू। ये एक बुक है थिंक लाइक अ मॉन्क में जय शेट्टी ने एक वर्ड बताया था, जो आई थिंक भगवत गीता में भी है, मुदिता वर्ड।
एक सिंपथी होती है जब आप लोगों के गम बांटते हो, तो कैसा सिंपथी, लोगों के Right. गम महसूस करना। बट शायद आई थिंक मुदिता ही वर्ड था जहाँ पर, जिसका मतलब होता है दूसरों की सैडनेस में अगर आप सैड होते हैं तो वो सिंपथी है, लेकिन अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होना जानते हो तो उसको मुदिता बोलते हैं। मुझे लगता है ये बहुत पावरफुल है। मतलब अगर आपको अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए ना, तो दूसरों की खुशी में खुश होना चालू करो। और दूसरों की खुशी तभी होगी जब आपके रिलेशनशिप होंगे। आप दूसरों की खुशी, मतलब आप एक रिलेशनशिप बना रहे हो तो उनकी खुशी आपको खुशी देगी, तो इससे आपके पास अनलिमिटेड खुशी आ सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत पावरफुल लगा था। अगर इसको वेल्थ के हिसाब से भी रिलेशनशिप को देखा जाए तो वही एक एनर्जी की भी बातें बहुत बार होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी इसके बारे में बहुत बातें होती है। आप भी ये चीज़ अच्छे से समझते हो, आपने NLP ये सारी चीज़ें करके रखी है। तो क्या रिलेशनशिप अगर थोड़ा भी ख़राब होता है तो फिर वो हमारे वर्क पे भी इम्पैक्ट करती है। हम, मतलब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ तो अगर घर में मेरा झगड़ा हो गया, मेरी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, तो वो मेरे काम पे भी उसका इम्पैक्ट मुझे दिखता ही दिखता है। तो अगर मेरा घर में सब कुछ अच्छा है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, तो मेरे पास एक अलग ही एनर्जी आएगी और मैं अलग ही एनर्जी से यहाँ पे पॉडकास्ट कर पाऊंगा। बट अगर वहाँ पे कुछ इश्यूज है जो अनरिजॉल्व है, वहाँ पर कुछ सही नहीं है, तो यहाँ पे भी आऊँगा तो मैं वो एनर्जी दे ही नहीं पाऊंगा बहुत ट्राई करने के बाद भी। ऐसा भी होता है, आपने नोटिस बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए हमारी ऑफिस में जब कोई दुखी होता है ना, हाँ, तो अब तो मैं पता चल जाता है मुझे कि हाँ, इसका हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम बेचारे को डांटते रहते हैं, ये क्यों नहीं हुआ। बट इफ़ यू लुक एट द कोर, अल्टीमेटली हम सब लोग इमोशनल बीइंग्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप की वजह से जो हमारे इमोशनल हेल्थ के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट आया है। और अगर मैं कहूँगा थोड़ा बहुत हम लोगों के प्रति, जो आपने बोला, एम्पैथी लाना शुरू करें। हम कहते हैं ना कि सामने वाले के शूज़ में अपने आप को रखो, मैं कहता हूँ सामने वाले के सोल में अपने आप को रखो। अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल। सो अगर आप समझ पाएंगे कि वो क्या फील कर रहा है, कैसे फील कर रहा है। पता है हमें गुस्सा इसलिए आता है बिकॉज हम बोलते हैं कि यार इसको ये करना चाहिए, इसको आना चाहिए, बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि शायद अगर हम उसकी जगह पर होते, वो जो फील कर रहा है वो हम फील कर रहे होते, तो शायद हम उतना भी ना कर पाते जो वो ये कर रहा है। सो एम्पैथी इज द बिगेस्ट थिंग। और रिलेशनशिप में कई बार ये एम्पैथी कम होने लग जाती है। बिल्कुल, स्टार्टिंग में भी बहुत रहती है, बट धीरे धीरे रिलेशनशिप जैसे ग्रो ऑन होता है, लोग एम्पैथी कम होने लग जाती है। ऐसा होता है? बिल्कुल होने लगता है। बिकॉज साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जैसे जितने साल आप जिसके साथ रहते हैं ना, उसकी अच्छी चीज़ें आप न्यूट्रल लेने लगते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, और उसकी बुरी चीज़ें और आपको नजर आने लगती है, वो सरफेस ऊपर आने लगता है। हाँ, और वो जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ने लगता है। अब आपका फोकस है उनमें जो भी कमियां हैं, तो आप पूरे दिन क्या करते हैं पता है? पूरे दिन आप उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने मोजे यहाँ पर रखे हैं, तुमको बोला था ये लेकर आना है। सो पूरे दिन आप वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, हेल्दी कपल्स जो होते हैं ना, उनके बीच में 5 अच्छे कन्वर्जेशन होता है। अच्छा, 5 अच्छे दिन में झगड़ा भी हो रहा है ना, तो अच्छे कन्वर्जेशन होते हैं, 5 अच्छी बातें होती है, अप्रिसिएशन होता है। नेगेटिव कपल्स जो होते हैं, अनहेल्दी कपल्स जो होते हैं, डिसफंक्शनल कपल्स जो होते हैं, उनमें 0.8 जो होता है, विच इज लाइक नन। एवरीडे उनके 0.8 जितने, मतलब 1 तक भी वो नहीं पहुंच पाता है। ओके। क्योंकि वो हमेशा अच्छी बातें कर ही नहीं पाते हैं, उनका हमेशा झगड़ा ही होते रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है रिलेशनशिप चेक करने के लिए ना। यस, जो कई बार आजकल एक और टर्म बहुत चला है, रेड फ्लैग। Red तो flag। ये एक रेड फ्लैग है आपके हिसाब बिल्कुल से? red flag है। कि अगर आप दिन में अपने रिलेशनशिप में हो और अगर दिन में 1-2 बार भी आप ढंग से आपकी अच्छे से बात नहीं हो रही है, तो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और अगर सबसे बड़ा है कि वो सरकाज़म, आप कुछ बोलते हैं और सामने वाला सरकाज़म का इस्तेमाल करता है बार बार। अच्छा अभी आपको याद आया, हाँ हाँ, अरे ये तो ओह अच्छा तो आपको वक्त मिल गया, हाँ। अच्छा मैच वो खत्म हो गया। सो अगर ये सारी चीजें हैं, दैट मीन्स कि आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। क्योंकि मेरे को हंसी क्यों आ रही पता है, क्योंकि मैंने भी कभी कभी भाई गुस्से में चिड़ा हुआ रहता हूँ तो मैं भी सार्केज्म में यूज़ करके बात करता हूँ, और कभी कभी सायरा से भी ये चीज़ होती है। बट हाँ, मैं नोटिस कर, ये एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। ये एक्सट्रीम भी नहीं होना मतलब चाहिए। एक्सट्रीम में हो रहा है तो मतलब आप वो इमोशन निकल ही नहीं पाया, जो आपको बात बुरी लगी आप बोल रहे नहीं, आप इनडायरेक्ट तरीके से आपने टोकम टाकी लगाए हुए। यस, आप बोलना चाहते हो लेकिन वो नहीं बोल रहे, लेकिन सरकाज़म। लेकिन आप मुझे बताओ, सरकाज़म की वजह से एक्चुअली चीजें और बिगड़ जाती है। हाँ, बिकॉज क्या होता है, सामने वाला चिड़ी feels दिला रहा हूँ। कि यार बस जो बोलना है सामने बोलना, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है तू। राइट, मेक सेंस। अच्छा, एक रेड फ्लैग ये एक समझ में आया, ऐसा रेड फ्लैग भी बहुत वर्ड कॉमन हुआ है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, हु इज द रेड फ्लैग, हु इज ग्रीन फ्लैग। तो मैं थोड़ा और रेड फ्लैग्स, आपने तो इतने सारे लोगों के साथ 1-on-1 कंसल्टेशन किया है, तो आप रेड फ्लैग्स को कैसे डिफाइन करोगे, और कुछ टॉप 3 रेड फ्लैग्स जो रिलेशनशिप में देखने मिलते हैं जो नहीं होने चाहिए, वो आपके हिसाब से क्या है? सो सबसे पहला जो मैंने बताया वो है फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंड कि कोई भी इंसान अगर बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सोचो वो आपके लिए कैसे बदलेगा। और शादी अगर आपने उनसे कर ली, तो शादी के बाद आपकी हालत क्या होने वाली है। सो काफ़ी सारे लोग ऐसा मानते हैं ये सोचकर कि शादी के बाद ये बदल जाएगा या बदल जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। वो अभी तक नहीं बदला है, मतलब वो बाद में भी नहीं बदलेगा। सो सबसे पहला है वो है फिक्स माइंडसेट। अगर वो तैयार नहीं है तो वो रिलेशनशिप के एक्चुअली अच्छा नहीं होगा। सेकंड मैं कहूँगा, अगर वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कभी कभी दुखी होना दैट्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रामे करने लगता है, आपने कुछ बोला वो उसको अलग ही दिशा में लेकर जा रहा है। अगर बहुत ड्रामा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना,
है ना, अपनी कंप्लेन करना, बिचिंग करना किसी के बारे में। अगर ये सारी चीज़ें हैं दैट मीन्स वो इमोशनली इमेच्योर है, और रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट ही है कि वो इमोशनली मैच्योर होना चाहिए। सो दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग। और तीसरा और सबसे मैं कहूँगा सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है, जो आपको आसानी से आपके आसपास दिखने वाला है, वो ये है, वो है डिसरिस्पेक्ट। यस। सो अगर वो आपके करियर की, आपकी या अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट नहीं करता है, या अपने से नीचे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है। सो सी की, और इसीलिए लगे रहो मुन्ना भाई में एक जो पता है सीन है पूरा, कि वो वेटर वाला सीन है करके बुलाता है, तो बोलो वो आपका नहीं है। सो एंड बिकॉज अगर वो किसी और की डिसरिस्पेक्ट करता है, दैट मीन्स वो शायद आपकी भी कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। बिकॉज डिसरिस्पेक्ट आता है व्हेन यू फील आई एम सुपीरियर टू समवन, और वहीं से डिसरिस्पेक्ट आता है। अभी मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था, वहीं पर मैंने देखा कि एक इंसान बैठे हुए पहले तो अपनी बच्ची को डांटा, फिर अपनी वाइफ को डांटा, फिर वो जो जहाँ पर बैठा रेस्टोरेंट वहाँ पर बोला, अरे पानी लेकर आओ ना, अरे ये रिपीट करो ना, कितनी बार बोला। तो उसने बोला कि सर ये आपको पहले ऑर्डर देना होता है, फिर आप बोलिए। और वो वहाँ पर गुस्सा हो गया, ऐसा क्या है, कस्टमर बैठा है आप ऐसे बात कर रहे हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, तो हमेशा वो उनका जोन ही वैसा वैसा सबके साथ वैसी ट्रीटमेंट होता है। यस, ट्रू। तो अगर ये तीनों चीज़ को तीन रेड फ्लैग देखो तो ग्रोथ माइंडसेट ना होना, दूसरा क्या था, इमोशनली इमेच्योर, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, ड्रामे पे ड्रामे करना, और थर्ड था डिसरिस्पेक्ट करना, आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो। अच्छा, आप जब फर्स्ट वाला एग्जांपल दे रहे थे ना, ग्रोथ माइंडसेट वाला, तो उसके भी एक अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि कई बार लोग सोचते हैं कि ये बदल जाएगा, रिलेशनशिप में आ जाएगा और फिर बदल जाएगा, रिलेशनशिप में आ जाएंगे, शायद धीरे धीरे वक्त के साथ वो बदल जाएगा। और आई थिंक ये बहुत बड़ा कॉमन एक टर्म है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कई बार लाइफ में। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी देखा था, अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था सिचुएशनशिप पे, राइट। एक वर्ड टर्म आया है सिचुएशनशिप, वो यंग लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर वो वीडियो में वो लड़की यही बोल रही थी कि हम आए रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में आए, और मैं ये होप कर रही थी कि जैसे रिलेशनशिप में सिचुएशनशिप था, बट धीरे धीरे मुझे गर्लफ्रेंड बोलने लगेगा, ये मेरी केयर करने लगेगा, मुझसे बात करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसके ऊपर भी क्या ओपिनियन देना चाहोगे, जो सिचुएशनशिप भी एक नया एक ट्रेंड चला है आज के टाइम पे? ये मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में बहुत ही जो बेकार वेल्ले लोग हैं, इन सब लोगों ने ये जो सिचुएशनशिप, फिर बेंचिंग, कल ही मेरे ऑफिस में बात चल रही थी, सिचुएशन है, बेंचिंग है, घोस्टिंग है। मतलब आपके बेंचिंग को डिफाइन कर रहे हैं, बेंचिंग क्या है? बेंचिंग को मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेंच पर बिठा कर रखते हैं, जैसे होता है ना फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट बेंच पर रखते हैं, वैसे बोले इसके साथ नहीं चला तो बोले नेक्स्ट दूसरा आओ, दैट इज कॉल्ड बेंचिंग। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सी इधर यू आर डिफाइन करो, या तो फ्रेंड है या तो लवर है। ये सिचुएशनशिप, ये सारी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। या तो वो आपका दोस्त है, राइट। सिचुएशनशिप, या मैं कहूँगा फ्रेंड जोन में भी लोग कब आते हैं पता है, जब दोनों में से एक इंसान को फीलिंग्स है लेकिन दूसरे को नहीं है। ट्रू। और ये सबसे मैं कहूँगा सबसे बेकार जोन है, जहाँ पर जिसको फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसके मन में तो जाग रहा है, और 1 साल 2 साल 3 साल वो निकालते जा रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है, और सामने जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो बोले कि फ्रेंडशिप बिगाड़नी नहीं है। सो अगर आप फ्रेंड जोन में, मैं ऐसा मानता हूँ कि कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि दिस इज व्हाट आई वांट, या तो आई एम इन या तो आई एम आउट। सो ट्रू। या फिर आप लवर बन जाओ। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ नक्षत्र भाई? आपका कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ बिल्कुल हुआ है। सो मैं कहता हूँ रिलेशनशिप कोच इसीलिए बनाऊं क्योंकि ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। क्योंकि ये बोल रहे हैं ना, ये बहुत रिलेटेबल होगा, बहुत सारे लोग के साथ ये फ्रेंड जोन वाली चीज तो होती है, मेरे साथ भी हो चुकी है कॉलेज में। और मैंने भी यही चीज सीख लिया था कि भाई या तो मतलब रिलेशनशिप में आना तो रिलेशनशिप में, नहीं आना तो टाटा गुड बाय, फ्रेंड जोन बन के नहीं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। यस, वी डोंट नीड फ्रेंड्स, और इसलिए क्लैरिटी रखो। यस, और इसलिए मैं आपको जो आपने पहले बात बताई, मैन को मैं एडवाइस देना चाहूंगा, यंग बच्चों को, जो आपने कहा था स्टॉप चेजिंग वुमेन। और दूसरा उसके ऊपर भी कहूंगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऐसे चिंदी लोगों को फॉलो करना बंद करो जो सिर्फ अपने कपड़े दिखाकर फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहे हैं। स्टॉप, हम इनको प्रमोट कर रहे हैं इसलिए तो उनको और पावर मिल रहा है, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चेज ना करें, बट आप एक ऐसे इंसान बने, एक ऐसे रियल अल्फा मेल बने, काइंड मैन बने, रिसोर्सफुल मैन बने, हेल्पफुल मैन बने, कि लोग ऑटोमेटिकली आप तक अट्रैक्ट हो, आपको किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ट्रू। ये बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अल्फा मेल, सिग्मा मेल, बीटा, गामा, बहुत सारा चल रहा है, ऐसे टर्म्स है ना, मतलब आते रहते हैं इंटरनेट पे बहुत सारे। तो अल्फा मेल को आप तुम्हारे हिसाब से नक्षत्र भाई, अल्फा मेल एक्चुअल में कौन होगा अगर तुम डिफाइन करोगे तो? मतलब क्योंकि एक दिमाग में ये अल्फा मेल मतलब कोई पावरफुल बंदा, एनिमल वाला रणबीर कपूर, वो मतलब वो साइंस इससे लिया गया ना, गोरिल्लाज में अल्फा एक अल्फा होता है जो सबके ऊपर अपनी ढाट जमाता है, बहुत सारी बंदियां रहती है उसकी। तो एक्चुअल में ये ऐसा सोचते हैं लोग, बट एक्चुअल में आपके हिसाब से कौन अल्फा है? मेरे हिसाब से रियल अल्फा मेल की अगर मैं डेफिनेशन देखूं, कि जो स्ट्रांग भी है बट जो काइंड भी है, हम्बल भी है। और इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो APJ अब्दुल कलाम साहब, अब देखिए पर्पस के ऊपर है, लेकिन कितने
सहज है, कितने काइंड है। रतन टाटा जी को आप देखिए कि काम भी इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी काइंड है। तो ऐसे लोगों को मैं रियल अल्फा कहता हूँ, ना कि जो झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने वाला मैं कहूँगा वो तो सबसे अल्फा मेल का ऑपोजिट है। जो आपने बोला ना, बीटा गामा थीटा सब कुछ वही है, वो अल्फा तो नहीं है। राइट, किसी को दबाना, किसी को मारना, ये सबसे बुरी चीज है। ये आप करते हैं मतलब आप मर्द नहीं है। सही मर्द जो है वो अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, सही चीजों के लिए खड़ा होता है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और अपना बेस्ट वर्जन बनता है जिससे वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके और उनको प्रोवाइड कर सके। दैट्स द रियल मैन। राइट, वेरी नाइस डेफिनेशन। और अल्फा के ऊपर ही पहले भी जो बात बोले थे ना, मुझे लगता है लोग है ना शैलोनेस के पीछे बहुत जाते हैं। वो देखे ना कि कपड़े देख लिया, इससे इंस्पायर हो रहे हैं, उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, बट कैरेक्टर नहीं देख रहे। दो चीज़ होती है, एक तो होती है पर्सनैलिटी, एक होता है कैरेक्टर। मुझे लगता है कि लोग है ना पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे बहुत फोकस करते हैं कि भाई इसकी पर्सनैलिटी कैसे दिख रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, कहाँ घूम रहा है, कौन सी गाड़ी में। ठीक है, ऊपर ऊपर की पर्सनैलिटी है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ पावरफुल होती है वो होता है कैरेक्टर। अंदर से बंदा कैसा है, अगर सिचुएशन आ जाए तो वो किसी की रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, उसके कोई गोल्स है कि नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि अल्फा बनना है तो अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनो, कैरेक्टर वाले इंसान बनो। जैसे जो भी आपने एग्जाम्पल दिया, APJ अब्दुल कलाम जी हो गया, रतन टाटा जी हो गया, अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा गुची, अरमानी या फिर ये बहुत बड़े वो नहीं करते थे, रोल्स रॉयस में घूमना, ये नहीं था। बंदे में कैरेक्टर था। वो लोग के अंदर ये था कि यार ज़मीन पे भी बैठना पड़ेगा तो बैठ जाएंगे, बच्चों को सिखाना है सिखाएंगे। वो कैरेक्टर के जैसे वी लव हिम। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, मेरा ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि यार पर्सनैलिटी ना आपको फेमस कर सकती है, लेकिन अगर आपको लेजेंड बनना है ना तो आप कैरेक्टर डेवलप करो। और आई थिंक वही अल्फा मेल होगा, है ना? बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत ही सही कहा आपने। हाँ, तो ये आप इसके ऊपर भी आपने कुछ नोटिस करा है कि ये भी रिलेशनशिप में इम्पैक्ट करता है, जो पर्सनैलिटी, क्योंकि आजकल शो शाइनिंग वाला ज़माना बहुत आ गया है ना, सबको सिर्फ शो शाइनिंग करनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, अननेसेसरी। इससे भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है? बिल्कुल, और रिलेशनशिप की मैं ऐसा मानता हूँ, शुरुआत जैसे होती है वैसे ही उसका अंत होता है। सो अगर शुरुआत में आपने इंप्रेस करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स दे दिए हैं, शुरुआत में आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, अब उससे ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब उससे आप नीचे जाओगे तो वो नहीं चलेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि शुरुआत में आप जितना रियल हो सके उतना रियल रहना है, ना कोशिश नहीं करनी है कि आप जो नहीं है वो बनने की। सो यही मिस्टेक लोग करते हैं कि वो अपना बेस्ट देने के लिए जाते हैं, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं। मैं कहता हूँ अपना बेस्ट फुट नहीं, अपना रियल फुट जो है वो, अगर आप रियल में जैसे हैं वैसे आप होकर जाएंगे। अगर वो आपके पार्ट को एक्सेप्ट करेंगे, दैट मीन्स कि वो सही में आपका पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज वो नहीं बन सकता है। ऑथेंटिसिटी आई थिंक वही वो आपने एक सजेशन दिया था ना कि यार बहुत जल्दी रिलेशनशिप में मत आओ या फिर शादी ना करने का वो रीजन है, क्योंकि कई बार ये सब चीज़ हम लेट समझ में आती है। बिल्कुल, ये समझेगा तब उसके बाद करोगे तो बेटर है, वरना फिर वही वो सरफेस लेवल के रिलेशनशिप रहेंगे जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। यस, और हम सब लोग प्यार के भूखे होते हैं जिशन भाई। तो क्या होता है कि हमें 18, 20, 22 साल में हमें थोड़ा भी अगर प्यार मिलता है ना, थोड़ा भी कहीं से भी प्यार भी नहीं, मैं कहूँगा अटेंशन भी मिलता है ना थोड़ा बहुत, वही स्माइल भी कर लेती है लड़की तो अरे सो उसकी वजह से प्रॉब्लम यही होता है कि फिर हम उसको पूरी दुनिया बना देते हैं। हाँ। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पर स्पेशली मेन जब ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं तब सामने वाले से वो रिएक्शन ना मिले या उनको वो लव ना मिले तो नस काट लेते हैं। इवन सुसाइड केसेस मैंने देखे हैं। राइट, ट्रू। एंड इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि अगेन यहाँ पर मैं फैमिली को कहना चाहता हूँ कि फैमिली के साथ हमें घर में ऐसा माहौल बनाना है कि जहाँ पर जो चाहे बुरी जितनी भी क्यों ना बात हो वो वहाँ पर शेयर कर सके, और अगर वो वहाँ पर शेयर कर सकेंगे तो प्रॉब्लम जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं वो शायद नहीं होंगे। नहीं, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली। ऐसा मैंने कोई तो एक फ़ोटो देखा था, कुछ तो देखा था जिसके अंदर वो बच्चे ने ना किसी लड़की के लिए अपनी जान ले लिया, ऐसा कुछ तो, और उसकी माँ ऐसा बोल रही थी, क्या वो लड़की मुझसे भी ज़्यादा तुझसे प्यार करती थी, तो क्यों तू मुझे छोड़ के चला गया। यस, मतलब हम वो टाइम ही ऐसा, लेकिन टीनेज टाइम रहता है, इतने बेवकूफ़ी रहती है कि हमें ना वो भूल जाते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल में जो सबसे वैल्यूबल लोग हैं, हम उनकी ही केयर करना कम कर देते हैं, जो है हमारे पेरेंट्स। बिल्कुल, जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, और ये कई बार होता भी है रिलेशनशिप में, यही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एक इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, तो इंस्टेड ऑफ वो प्यार को अप्रिशिएट करने के, एक्सेप्ट करने के, हम उनको निगलेक्ट करते हैं और उनको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं जो हमारी वैल्यू ही नहीं करता। ये भी आपने नोटिस करा, इसमें ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, हम लोग फिर ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये तो है ना मेरे साथ। और इसीलिए जो मैंने आपको बोला कि जो किस्से के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फिर उनको लगता है कि अरे यार यही सब कुछ है, यही मेरी दुनिया है, ये नहीं मिलेगा तो मुझे क्या होगा, एंड दैट्स वेयर प्रॉब्लम स्टार्ट्स। लेकिन अगर वहाँ पर कोई एक बड़ा भाई या कोई अथॉरिटी फिगर उनके साथ होता जो उनके साथ बात कर पाए तो ये सोल्यूशन आराम से आ सकता है। और कोई ऐसे केस स्टडीज आपके दिमाग में आ रहे हैं ऐसे जो रिलेशनशिप के है, जो आपको लगता है बहुत वैल्यूबल होंगे लोगों के लिए, वो स्टोरी समझना जो आपके साथ, क्योंकि आप इतने 1-on-1 कंसल्टेशन करते रहते हो। सो जैसे मैंने आपको कहा, एक मेजर चैलेंज जो रिलेशनशिप में आता है वो है मैस्कुलिन फेमिनिन का इंडिफरेंस। सेकंड जो आता है वो है लोग अपने पार्टनर को अनकॉन्शियसली चूज कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि
उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने शादी क्यों की थी। सो फैमिली ने बोला, प्रेशर आ गया, या उम्र चली गई, 25 के ऊपर चले गए, तो बोले शादी कर लो। अब जो मिला आपको उस वक्त, जो स्लॉट आपके पास जितने लोग थे अवेलेबल, उसमें से जो मिला आपने उनके साथ शादी कर ली। लेकिन आपने कभी बैठ कर ये लिस्ट ही नहीं बनाया कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। आपने अपने गोल्स का लिस्ट नहीं बनाया। सो डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आप लोग अपने जो पार्टनर है उसको कॉन्शियसली चूज नहीं करते हैं। वो अनकॉन्शियस डिसीजन होता है कि चलो भाई हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, अब अभी इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने पेरेंट्स के लिए शादी करते हैं। अच्छा, कोचिंग में आते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम अपने लिए शादी की नहीं है, दिस इज़ फॉर माई पेरेंट्स की। वो चाहते थे मैं शादी कर लूँ, इसलिए मैंने की है। और आप मुझे बताइए, अगर इस तरीके से शादी करेंगे तो वो शादी कैसे चलने वाली है? तो ऐसी शादी टिक पाती है कि खत्म फिर हो जाती टिकते हैं। अब टिकते क्यों हैं? क्योंकि बच्चे हो गए हैं और बच्चों की वजह से कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब बोले अब छोड़ के करेंगे भी क्या? और तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करते हो? क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। सो आई आस्क देम टू गिव देम एटलीस्ट 2 to 3 चांस, बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी रिश्ते को तोड़ने से पहले 3-4 बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन कब मैं बोलता हूँ कि रिश्ते को नहीं आगे बढ़ना चाहिए, डिवोर्स करना चाहिए, वो ये है जब बहुत ज़्यादा कुछ डोमेस्टिक वायलेंस अगर है, फिजिकल वायलेंस होता है। सेकेंड, बहुत ज़्यादा इमोशनल वायलेंस भी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको टॉर्चर फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला फील होता है, जहाँ पर आपको आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ वेयर दिस इज समथिंग कि जो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उसके बाद फिर आपको नहीं, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ट्रू। तो ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा मतलब इलीगल चीज़ें ही होना चालू हो गई है, जो लीगल ही नहीं है, मतलब और गवर्नमेंट बोलती है कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो सब चीज़ें हो रही है तो अब आपको ये सब चीज़ पे जाना चाहिए, और ना यू शुड ऑलवेज गिव अ ट्राई। बिल्कुल, यस। और कोई ऐसे आपके दिमाग में कोई स्टोरी आ रही है, कोई केस स्टडी आ रही है, कोई और प्रॉब्लम से रिलेटेड जो रिलेशनशिप में आजकल ज़्यादा देखने मिल रही है? और दूसरा, इंडियन में कल्चरल चीज़ है बहुत ज़्यादा। सो जैसे हम लोग यूएस में गए थे, तब वहाँ पर तो बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, हाय बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। जब हम जापान में गए थे तो बिल्कुल रिवर्स था। जापान में बिल्कुल कोई बात नहीं करता है, खाली ऐसे झुकेंगे, दूर से आई कांटेक्ट करेंगे, कुछ लोग आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। इंडिया में आप देखिए तो इंडिया में ना हम पब्लिकली ऐसे बात करेंगे, जोर जोर से बात करेंगे जैसे आप लेकिन जब बात आती है, जैसे आपने बोला कि जब बात आती है रियल इश्यूज के बारे में घर में बात करने की, शायद हम नहीं करेंगे। इसलिए फैमिली आप देखिए जनरली डाइनिंग टेबल के ऊपर साथ में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो क्या कहते हैं एलिफेंट इन द रूम बाहर आ गया तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। और द मेजर, अगेन एक केस स्टडी जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, प्रॉब्लम ये था कि कपल एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहे थे। अच्छा। और ये दिमाग में इसलिए था बिकॉज ऐसा मानते थे वो लोग कि हम अगर बात करेंगे, अगर झगड़ा करेंगे, दैट मीन्स कि हम अच्छे कपल नहीं है, वी आर नॉट अ गुड एग्जाम्पल। और मैं इसीलिए लोगों को समझाता हूँ अपने रिलेशनशिप मास्टरी में कि झगड़ा करना, कन्फ्लिक्ट करना, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और झगड़ा नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं है। ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। यस, क्योंकि हाँ, मुझे भी है ना, ये मुझे भी लगता है ऐसा ही, मेरी गट फीलिंग थी। मुझे लगता है कई बार लोग बोलते हैं ना हमारे तो झगड़े ही नहीं होते हैं, मुझे लगता है ये चीज़ कुछ तो सही नहीं है। फिर तो आप शायद मे भी एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो आपको क्या कभी बुरा, क्योंकि इंसान हो यार, बुरा तो कुछ ना कुछ तो लगता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आते होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि झगड़ा ही ना हो? बट तो हाँ, ये आपने एकदम सही कहा, तो ऐसा होता है। यस, सो बहुत सारे लोग ऐसा मानते झगड़ा नहीं करना चाहिए, और उसमें से एक इंसान ऐसा होता है कि इसके बारे में क्या बात करनी है। फिर क्या होगा, 2-3 दिन साइलेंस, कुछ बात नहीं करेंगे, फिर अचानक से होते हैं अरे चलो क्या है। लेकिन वो जो बात नहीं की है उसका तो आपके ऊपर, वो कहते हैं ना कि मेमोरी आपके अंदर है, उसके बारे में आपने बात ही नहीं की है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हमें जो प्रॉब्लम है उसके बारे में उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं हमेशा एक पैटर्न देता हूँ, वो ये है, सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन की जब शुरुआत करें, जैसे कोई भी चीज़ आपको बुरी लगी है किसी के साथ, पहले तो हार्श स्टार्टअप नहीं करना है। हार्श स्टार्टअप का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत में अगर आपने ऐसा बोला, अरे तुम तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, देखो कल रात को भी तुमने ये किया था, अगर आपने हार्शली वो शुरू किया तो वो अंत भी हार्शली होगा और वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो इसलिए सॉफन करना है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में ही आपको आई से शुरू करना है। आई ओके, कि आई फील, फॉर एग्जाम्पल कि आई फील, हाँ। आई फील का मतलब है कि मुझे कल जब तुमने पब्लिकली सबके सामने ऐसा कुछ बोला तो मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ, राइट, मुझे बहुत बुरा लगा। आई, सो यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। एंड सेकेंड, सो आई फील, पहला आता है आई फील, सेकेंड आता है अबाउट द सिचुएशन, आई फील अबाउट द सिचुएशन, रैंडम बातें नहीं, तुम हमेशा ये करते हो, ये तो होता ही रहता है, अबाउट स्पेसिफिक सिचुएशन। एंड थर्ड उसके बताता है वो है आई नीड। आई नीड का मतलब है अब ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। सो आई नीड मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा बहुत पब्लिकली मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत तुम मेरे साथ 10 मिनट बैठो, बट ये सॉफ्टली बोलना है। लेकिन लोग ये बात नहीं करते हैं
और हम लोग ये भी सोचते हैं कि सामने वाला मेरा दिमाग पढ़ना चाहिए, प्यार है तो समझ लेगा, ये भी सबसे बड़ा मिथ है। प्यार है तो समझेगा नहीं, बिकॉज उसकी प्रोग्रामिंग अलग है, वो इंसान अलग है, उसको बताना पड़ेगा आपको क्या करना है। राइट। अनफॉर्चुनेटली ये जो एक थिंकिंग भी आ जाती है, मुझे लगता है ऐसे कई सारी लिमिटिंग बिलीव्स है दिमाग में रिलेशनशिप को लेके कि यार अच्छा रिलेशनशिप है तो झगड़े नहीं होने चाहिए, या फिर एक इंसान को बिना मेरे बोले भी अच्छा रिलेशनशिप है मतलब बिना बोले समझ में आना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार भाई आजकल तो ऐसा टाइम चल रहा है, ऐसा क्या हम बोलते तो भी समझ में नहीं आता लोगों को, है ना। कई बार हम इवन कंपनी में हर जगह पे ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आपको किसी को कुछ समझाना भी है तो रिपीट करके बार बार 6-7 बार समझाओ, तब जाके उस बंदे को समझ में आएगा। वो चाइनीज विस्पर वाला गेम भी है ना, वो उसके अंदर सामने एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता है, तीसरे बंदे, तो थोड़े लोग को जैसे जैसे बोलते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लॉस होते जाती है। तो कई बार एक से दूसरे में भी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। हमारे दिमाग में हमको एकदम क्लैरिटी से पता है कि क्या है, बट हम कम्युनिकेट भी करते हैं तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती है। तो तुमने क्या बोला, सामने लोग क्या समझे, वो बोलने पे भी नहीं हो पाता। तो बिना बोले तो अब हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो चीज़ करना तो सिर्फ भगवान से करो मुझे लगता है, लेकिन हाँ इंसान है तो इंसानों से मुझे लगता है कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, एक बहुत कोर पिलर है मुझे लगता है। कोर पिलर है, एब्सोल्युटली। तो ऐसी ना नक्षत्र भाई, मैं चाहूँगा आप ऐसे 3-4 पिलर्स, मे बी टॉप 3 पिलर्स या 5 पिलर्स गिना सकते हो जो एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए अगर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में बेस्ट रिलेशनशिप चाहिए, जो फिर उनकी हेल्थ भी अच्छी रखे, उनको पैसे भी कमाने में हेल्प करे। तो वो 5 पिलर्स या 3 पिलर्स आपके हिसाब से क्या होंगे? सो अगर रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, सबसे पहले मैं कहता हूँ वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए, अपनी खामियां पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि रिलेशनशिप में ऐसा मानता हूँ, रिलेशनशिप वो मिरर है। आपकी कमियां, आपकी खामियां जो है ना, वो रिलेशनशिप में बाहर आने वाली है। क्योंकि आप रिलेशनशिप में आपका बेस्ट भी हो और वर्स्ट भी हो, है ना, तो उसको सब दिखाई देता है, तो वो रिलेशनशिप मिरर हो जाता है। सो सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद दूसरा आता है वो है इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना। फॉर एग्जांपल, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, आई यूज्ड टू इरिटेट, लेकिन अब वो मैं कहूँगा 99.99% ऐसा हो गया है कि मेरा इमोशंस का स्टेट बहुत ही अच्छा हो गया है, बिकॉज आई हैव लर्न दैट। और मेरी कुंडली में मैंने बहुत सारे ज्योतिष ने ऐसा बोला है कि मेरे फादर के साथ रिश्ते कभी नहीं अच्छे होंगे, बिकॉज मेरे सूर्य और शनि कुछ एक साथ बैठे हैं। अच्छा। और मेरे काफ़ी सारे झगड़े भी होते थे, लेकिन जब मैंने ये सब कुछ सीखा, आई चेंज्ड इट कम्प्लीटली। अब मेरे और मेरे फादर, मैं बोलूँगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं सब कुछ उनके साथ शेयर करता हूँ, सुबह उठकर मैं उनको हक भी करता हूँ। राइट। सो आज उनका वीजा का इंटरव्यू है तो मैं उनके साथ भी आया हूँ यहाँ पर। सो दैट इज हाउ अवर रिलेशनशिप इज। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इमोशनल मैच्योरिटी से ही आता है और वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पिलर मैं ऐसा मानता हूँ वो ये है, वो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। थर्ड पिलर, अगर आप अपने आप के साथ अच्छी तरीके से रह पाएंगे तो ही आप दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट मैनेज कर पाएंगे। सो थर्ड, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारा कलयुग में सबसे बड़ा शस्त्र है और वो है बात करने की कला। और बात करने के लिए मैं कहता हूँ कि एवरी वर्ड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, जो आप शब्द बोलते हैं, तो मेक श्योर कि आप बहुत ही अपने वर्ड्स पोलाइटली, काइंडली और अच्छी तरीके से बोले। सो वो आ जाता है। और चौथा उसके बाद जो आता है वो है म्यूचुअल ग्रोथ। म्यूचुअल ग्रोथ मतलब कि आपको अपने फैमिली या अपने पार्टनर को साथ में रखकर ग्रो करना है। अगर साथ में नहीं रखेंगे तो वो ग्रो नहीं होने वाला है। और इसीलिए आपको पता है वर्क प्लेस में सबसे ज़्यादा अफेयर्स होते हैं। अच्छा। यस। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग काम करते हैं तो वर्क प्लेस में अफेयर होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज घर पर जब आता है तब काम की बात नहीं करते हैं, दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है। लेकिन जब वर्क प्लेस में वहाँ पर है, वहाँ पर पहले तो आपका सबसे बेस्ट सेल्फ वहाँ पर होता है, और दूसरा ये है कि जब आप वहाँ पर हैं, आप काम की बात कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, और घर पर कुछ बात ही नहीं हो रही है। सो दैट्स वेयर अफेयर 95% अफेयर बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है। सो फोर्थ इज म्यूचुअल ग्रोथ। और पांचवा मैं कहता हूँ जिसे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पांचवा जो है वो है रिचुअल्स, डिसिप्लिन। तो मैं कपल्स को रेकमेंड करता हूँ आपके डेली, वीकली, मंथली, ईयरली कुछ रिचुअल्स होने चाहिए। अच्छा। रिचुअल्स का मतलब है जिस घर में ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, ऑनेस्ट एक्सप्रेशन, ग्रोथ माइंडसेट, पॉजिटिविटी, ऐसी सारी चीज़ें जिस घर में है ना, उसमें रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो एक टेस्ट करो, आप क्या दिन में कभी अपने फैमिली वालों को हक करते हैं, अपने हस्बैंड को हक करते हैं? क्या आप दिन में एक बार आई लव यू बोलते हैं? क्या एक बार दिन में आप एक दूसरे को टच करते हैं? क्या एक बार आप अच्छी बातें करते हैं? आप झूला झूलते हैं? आप एक बार डिनर टेबल के ऊपर खाना खाते हैं? क्या आप साथ में मूवी देखते हैं? राइट। और अगर आप साथ में होने के बावजूद भी मोबाइल फ़ोन के ऊपर है दोनों अलग अलग, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्ट है। एवरी ग्रेट कपल और एवरी ग्रेट फैमिली हैज़ रिचुअल्स जो वो फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव रिचुअल्स जो उनको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। यस, राइट। यस, वेरी ब्यूटीफुल। वेरी, ये 5 पिलर्स बेसिकली, ये 5 पिलर्स है जिस पे आपको काम करना चाहिए। शॉर्ट में एक बार वापस से बता। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल मैच्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, और उसके बाद जो चौथा हमने बात की थी वो था, व्हाट वाज दैट? द फोर्थ था क्या?
हाँ, फोर्थ वाज म्यूचुअल ग्रोथ एंड द फिफ्थ वाज रिचुअल्स। यस। तो ये 5 पिलर्स हैं, इन 5 पिलर्स पे आपको काम करना चाहिए। इन 5 पिलर्स में से सबसे कॉमन पिलर कौन सा जो आप देखते हो सब में लैक कर रहा है, सारे गलत रिलेशनशिप पे है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट जो हो जा रहा है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। एक दिल धड़कने दो मूवी में डायलॉग है ना कि सब ऊपर ऊपर से ही बात करते हैं, असली बात तो कोई करता नहीं एक दूसरे से। दैट्स द चैलेंज। ये तो मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स में भी देखा है, हम लोग के घर पे भी मैंने कई बार ये चीज़ देखा। और अच्छा, ऐसा भी होता है जो चीज़ हम देखते हुए आ रहे हैं फिर हम भी वैसे ही बनते जाते हैं। एब्सोल्युटली। मतलब जैसे कि मेरे डैड अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में अच्छी नहीं है तो मैं भी इसीलिए नहीं अच्छा हूँ। या तो आप वैसे बनेंगे या तो आप कंप्लीटली ऑपोजिट बनेंगे। अच्छा, 2 चांसेस हैं आपके पास। चिढ़ हो गया होगा। क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर बहुत ज्यादा ओवरली मैस्कुलिन थे तो या तो आप ओवरली मैस्कुलिन बन जाएंगे या तो आप कंप्लीटली फेमिनिन बन जाओगे। ओके। दोनों चांसेस हेट करने लग गया था उस चीज को। यस। आई डोंट लाइक। दोनों ही सही नहीं है। दोनों सही नहीं है। हाँ, क्योंकि दोनों में आप रिएक्टिव है ना। हाँ, आप खुद कौन है आपने ढूंढा नहीं है, बट आप रिएक्टिव हो गए सिर्फ क्योंकि दूसरे की वजह से हम ऐसे बन रहे हैं। और ये चीज़ आई थिंक कई सारे लोग कर देते हैं ना, उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, उसकी वजह से बोलने भी लग जाते हैं मैं तो इसकी वजह से ऐसा हो गया और ऐसे ही रहूंगा। तो और वो चीज़ कहीं ना कहीं खराब है, क्योंकि वही अगर आपका सेल्फ अवेयरनेस नहीं आ रहा है आपके अंदर, वही अगेन दिखा रहा है कि आपकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है और फिर उसके जैसे फिर कॉन्फ्लिक्ट भी खराब हो रहा है, फिर ना ग्रोथ हो रहा है और ना लाइफ में आगे बढ़ पा रहा है। सो ट्रू। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड भी हो रही है नक्षत्र भाई। वेरी नाइस। तो नक्षत्र भाई, आपने एक चीज़ बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका जो कनेक्शन, आप अपने डैड को हमेशा हक करते हो, उनसे बात करते हो, उनके साथ कनेक्शन बना है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में मैंने नोटिस करा हूँ, बाप और बेटे के बीच में ना एक अलग ही, आप बोल सकते हो, प्यार भी होता है, ठसन भी होती है। मतलब एक कुछ तो होता है जो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, मतलब एक पता नहीं कुछ तो फ्रिक्शन रहता है, एक फ्रिक्शन है, इनविजिबल वॉल होती है। हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते बाप से, माँ से कई बार बेटा कर लेता, बाप से एक अलग चीज़ होती है। तो वो ऐसा क्यों होता है और आपने ये फ्रिक्शन कैसे तोड़ा? सो दोनों ही, मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों ही ऐसे लोग हैं, बाप और बेटे, कि दोनों के अंदर प्यार बहुत ही ज़्यादा है। हाँ। लेकिन वो दोनों को पता ही नहीं है कि प्यार को एक्सप्रेस कैसे करना। ओके। एक्चुअली मर्द को कभी किसी ने सिखाया नहीं है कि अपने इमोशंस को व्यक्त कैसे करना। अब देखिए, मेरे मदर के साथ रिलेशनशिप इसलिए अच्छे हैं बिकॉज माई मदर इज़ ग्रेट रिसीवर, कि जब मैं कुछ बात करता हूँ तो वो सुनते हैं। जनरली मेल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कुछ चीज़ को सुनना। मेरे फादर को मैं कुछ बोलूँगा, पापा आज प्रॉब्लम हुआ, इज़ लाइक अरे तेरी गलती होगी, तूने ये किया होगा। लेकिन मदर, कोई बात नहीं बेटा। सो वहाँ पर वो नर्चरिंग एनर्जी है। बाप बेटे में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि दोनों मैस्कुलिन एनर्जी है, दोनों एक समान है, और एक समान जब 2 चीज़ें होती है तब उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आता है। और जब मैंने ये समझा तब कई सालों तक मेरे फादर के साथ मेरे रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। ऑफकोर्स प्यार था, लेकिन वो कैसा था कि यार चलो अवॉइड करते हैं, बात नहीं करते हैं। लेकिन जब मैंने सारी चीज़ें समझी, उसके बाद मैंने एक चीज़ समझी, वो है पुरुष को ना एक चीज़ चाहिए, वो है रिस्पेक्ट। तो इसलिए मैंने मेरे फादर को हो सके उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू किया। उनको मैंने चेंज करने की कोशिश नहीं की, उनको मैंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। बिकॉज जब मैं ये बुक्स पढ़ता था, आई वाज लाइक कि अरे पापा को ये करना चाहिए, मोबाइल फ़ोन ये नहीं करना चाहिए, अच्छा हेल्थ में ये ख्याल रखना चाहिए। मैं कॉन्स्टेंटली उनको सुधारने की कोशिश करता था। लेकिन मेरे मदर जो है वो कभी ऐसा नहीं करते थे। तो जब मैंने भी वो अपनाना शुरू किया, मेरे फादर को जब मैंने फुल्ली एक्सेप्ट किया जैसे वो है, और उनकी अच्छी चीज़ों पर मैंने फोकस करना शुरू किया, और जब मैंने उनको वो रिस्पेक्ट देना शुरू किया जो वो डिजर्व करते हैं, ऑटोमेटिकली उनका बिहेवियर मेरे प्रति चेंज हुआ। अच्छा। और दूसरा, मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा इवॉल्व कर लिया, या मैंने अपने आप को इतना इंप्रूव किया, ओवरकम किया मेरी हैबिट्स को, कि बाद में उनको भी लगा कि नहीं यार ये इतना मेहनत कर रहा है, तो यार चलो थोड़ा मैं भी इसके लिए थोड़ा फेमिनिन हो जाता हूँ। सो दोनों तरफ से है, मैं चेंज हुआ हूँ और मेरे फादर भी थोड़े बहुत जो है वो फेमिनिन हुए हैं। और यही होता है। और मैं आपको बताऊँ, कुछ समय के बाद आपके फादर जो है ना, आपके फादर मदर, वो कहता है ना, आपको भी उनका पेरेंटिंग करना पड़ता है, वो बच्चे बन जाते हैं। हाँ। तो आपको उनके साथ बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही प्यार से, जो आपने कहा एम्पैथी, उस तरीके से आपको बात करनी है। ट्रू। तो उनको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके फादर के साथ जैसे रिश्ते होते हैं ना, उसकी सीधा असर आपके करियर के ऊपर आती है। अच्छा। क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। योर फादर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, वो आपके सूरज की एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, और आपकी मदर की जो एनर्जी है वो आपकी चंद्र की एनर्जी है, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है। तो अगर आपके फादर के साथ रिश्ते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, तो आपका करियर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा, और अगर आपके मदर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आपके रिलेशनशिप जैसे होने चाहिए वैसे नहीं होंगे। तो दोनों को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनके साथ अपने रिलेशनशिप अगर सही नहीं तो उसको सही कर लो। बिल्कुल। और सही करने के लिए यही कर सकते हैं कि आप, अगर वो बहुत ज़्यादा मस्कुलिन है, आप थोड़ा फेमिनिन एनर्जी टेबल के ऊपर लेके आ सकते हो, ताकि एक अट्रैक्शन बने, काइंड ऑफ, मतलब एक फ्लो हो एनर्जी का, प्यार का, राइट। सो इवन जब आपके फादर को एडवाइस देते हैं तो मेक श्योर कि आप उनको सुने, रिस्पेक्ट दे, बिकॉज उनको ना सुनना वो उनके लिए डिसरिस्पेक्ट है।
इनको लगेगा कि अब ये बड़ा हो गया तो मेरी सुनता नहीं है, अब उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा कोच हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़े पॉडकास्ट करता है। सो अगर उनको लगेगा कि आप उनकी नहीं सुनते हैं, वो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से राज किया है ना, ही हैज़ बीन द मैन ऑफ द हाउस। तो आपको फेमिनिन बनना है, ना कि आपको सामने और मैस्कुलिन बनकर सामने उनको जवाब देना है। राइट, आई थिंक ये रिस्पेक्ट वर्ड बहुत की है। ये आपने बोला ना एकदम बहुत सही है। मतलब हर इंसान, हर आदमी जो ये वीडियो देख रहा है, पॉडकास्ट देख रहा है, तो वो एग्री करेगा। हमें ना रिस्पेक्ट चाहिए, आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए। Yes. भले से बाकी सारी चीज़ें 19-20 हो जाए, लेकिन अगर कोई इंसान रिस्पेक्ट देगा ना, और फेमिनिन होगी तो उससे प्यार बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। अगर कोई दोस्त हो गया तो हम दोस्ती भी वही टिकती है जहाँ पर रिस्पेक्ट होता है। अब देखेंगे ना, वो दोस्त जो हमेशा बार बार टांग खींच रहे, थोड़े टाइम तक जो लोग जमेंगे, लेकिन एक टाइम बाद उनके साथ दोस्ती नहीं जमेगी। रिश्ते टिकते ही तब है जब एक दूसरे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। स्पेशली लड़कों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। वैसे ही लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको लगता है? लड़कियों के लिए उनके ड्रीम्स को रिकग्नाइज करना, और मैं तो कहूँगा लड़कियों के लिए भी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ट्रू। लेकिन उनका फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट बहुत डिफरेंट है, राइट। सो मैन के लिए है ईगो थोड़ा, उनको मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे फादर का एग्जांपल मैंने दिया कि यार आप जो बोल रहे हो उनको मुझे टोको मत, तो वो उनकी रिस्पेक्ट है। फीमेल के लिए रिस्पेक्ट मैं कहूँगा वो ये है कि उनकी वो जैसे हैं उनको स्वीकारना, और उनको ज़्यादा फोर्स नहीं करना, और उनको वो नहीं बनाना जो वो है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक फीमेल को कंपेयर कर दिया ना किसी और के साथ, हाँ। सो बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। हाँ, ये कर चुका भाई। गिल्टी। और आज भी मुझे वो चीज़ सुनने मिलती है। Yes. तुमने मुझे कंपेयर कैसे किया? यस, बिकॉज फेमिनिन इज मैं कहूँगा वो फ्लोइंग है, और एक दूसरे से कंपेयर करना मतलब, और वो अलग है इसलिए उसकी ब्यूटी है, राइट। सो कि उनकी जो ब्यूटी है, यूनिक ब्यूटी है, उसको रिकग्नाइज करना, और उनके अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानना और उनको सपोर्ट करना, वो उनके लिए सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। मैं ऐसा मानता हूँ कि फीमेल के लिए रिस्पेक्ट इज कि आप मुझे सपोर्ट करो जो मैं करना चाहती हूँ। सुनो, एटलीस्ट समझो मेरे साथ समझो। यस, क्या चाहिए उनको। यस, और उनको क्या चाहिए ये पूछना। कई बार है ना, ये भी होता है ना कि हम रिलेशनशिप में वो करते हैं जो हमें चाहिए, और हमें लगता है कि यार मैं तो इतना कर रहा हूँ इसके लिए। आई थिंक ये आपके इवेंट पे मैंने सुना था ये चीज़। क्या? यस, कि हम खुद से सब चीज़ करते रहते हैं और सामने सोचते हैं यार ये तो खुशी नहीं हो रहा, मैं तो इसके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतने पैसे कमा के ला के दे रहा हूँ, बट ये खुशी नहीं है। बट अभी हम पूछते नहीं उसको क्या चाहिए ना, सामने वाले इंसान को क्या चाहिए। एटलीस्ट ये तो करो, तब शायद से आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम पड़ेगा उनको क्या, और फिर वो उनको दो, तब मालूम पड़ेगा हाँ आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, राइट। यस। सो 2 मैजिक सवाल मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये आप घर में जिससे भी रिश्ते खराब है उनके साथ बैठिए और बोलिए कि आई नो कि हमारे रिश्ते जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि वो इम्प्रूव हो। क्या तुम में भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? वो यस ही बोलेगा अगर आपके रिश्ते एटलीस्ट वो आपकी वैल्यू करता है तो। और जब आपने उसने यस बोल दिया, अब आपको एक सवाल पहला पूछना ये है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दिया। मैं क्या ऐसा करूं जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, एक ये सवाल ये है। दूसरा ये है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें प्यार किया। ये 2 सवाल अगर आपने पूछ लिए, पहले तो ना बोलेंगे नहीं इसकी क्या, ये सब क्या अभी ला दिया, राइट। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे और आपके पास लिस्ट होना चाहिए कि क्या मुझे नहीं करना है, क्या मुझे करना है, अगर ये पता होगा दैट योर जॉब बिकम्स ईजी। नहीं, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। हार्डली कोई ये चीज़ करता है, राइट। हार्डली कोई पूछता है कि आपको क्या चाहिए। यस, सब हम सिर्फ अपने हिसाब से सब चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन कई बार रिलेशनशिप में ये चाहिए था कि सामने वाला मेरी तो सोच ले, मुझे क्या चाहिए वो तो पूछ ले, एटलीस्ट पूछ तो ले। तो इससे भी एटलीस्ट ये तो दिखेगा कि सामने वाला केयर कर रहा है ना। कई बार हमें वो चीज़ चाहिए कि सामने वाला केयर करे, हमारी फिक्र करे। वो थॉट भी बहुत मैटर करता है। और सामने वाले, मैं कहूँगा कि रिलेशनशिप अच्छा होने के लिए आपको सामने वाले को अपने आप से ज़्यादा समझना है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी वाली का मूड ख़राब है तो उसको मूड ठीक करने के लिए उसको अभी चीज़ के खिलाना है, राइट, या उसको ठीक करने के लिए चाट खिलाना है, राइट। सो वो आपको पता होना चाहिए। उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसके ट्रिगर्स क्या है, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। शादी के कई साल के बाद मैं देखता हूँ कि वो वाइफ या हस्बैंड कंप्लेन करते हैं कि ये तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है। उनका फेवरेट फूड कौन सा है, फेवरेट कंट्री कौन सा है, आने वाले 5 साल के उनके गोल क्या है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको अपने पार्टनर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ पता होना चाहिए। ट्रू। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार आता है, कई सारे लड़कों के अंदर ये क्वेश्चन होता है, व्हाई डू गर्ल्स डोंट लाइक मी। मतलब मेरे अंदर ऐसा क्या है जो कई लड़की मुझसे अट्रैक्ट नहीं हो रही, मुझे पसंद नहीं कर रही है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है दैट मीन्स कि लड़की आपको पसंद नहीं करेगी। अच्छा। क्योंकि ये सवाल ही दर्शाता है कि आप चाहते हैं कि वो आपको पसंद करे। ओके। सो अगर आप इनडिफरेंट हो जाएंगे कि यार मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को कोई पसंद करे या ना पड़े, वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। और लड़कियां नहीं, इन जनरल एनीबडी इज अट्रैक्टेड टू कॉन्फिडेंस। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होने वाला है, स्पेशली फीमेल। सो जो फीमेल है उनके लिए कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी। सो मैं अगर देखूँ उसको बोलूँ तो इंटेलिजेंस है,
एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है कम्युनिकेशन स्किल, और एक कहूँगा मैं ह्यूमर, और उसके साथ साथ एक और क्वालिटी आती है, वो है काइंडनेस। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो आप अट्रैक्टिव नहीं होने वाले हैं। ओके। और उसका ऑपोजिट मैं कहूँ, अगर आपसे कोई भी अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई भी लड़की आपको अट्रैक्टिव नहीं मानती है, उसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। जब आप डेस्परेट हो जाते हैं कि किसी को कोई आपको लाइक करे, आपको उनके पीछे पीछे जाते हैं, अगर आपके अंदर वो डेस्परेशन, नीडीनेस है, तो वो पूरा अनअट्रैक्टिव हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू बिकम डेस्परेट, यू हैव टू बिकम अ पर्सन ऑफ हाई वैल्यू, कि जहाँ पर लोग आपकी तरफ आए, ना कि आपको किसी के पीछे जाना पड़े। वेरी ब्यूटीफुली सेड। और ये मैं कंप्लीटली एग्री करूँगा। मुझसे भी अगर कोई पूछेगा ना कि अगर आप चाहते हो कोई एक चीज़ जिससे लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में नोटिस करा है, जब मैं अंडर कॉन्फिडेंट था ना, मतलब वो डेस्परेटनेस वाली चीज़ थी और कॉन्फिडेंस नहीं था ना, तो लड़कियाँ वो टर्न ऑफ होता है लड़कियों के। लड़कियों को एक्चुअली, स्पेशली अगर फेमिनिन है, तो उसको चाहिए एक मस्कुलिन मैन। मस्कुलिन मैन मतलब उसके अंदर है कॉन्फिडेंस, है, जिगर है, जाके वो बात कर सकता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। कई बार लड़के यही करते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। कई बार ऐसा कि वो लड़की को पसंद कर रहे हैं, सालों साल सिर्फ देखे जा रहे हैं, सालों साल सिर्फ स्टॉक किए जा रहे हैं, लेकिन वो गट्स नहीं आए कि जाके बोलो कि आई लाइक यू, आई वांट टू कम इन अ रिलेशनशिप विद यू। या फिर वो लोग गट्स करते हैं तो भी इतने गट्स करते हैं, जैसे मुझे याद है मैंने भी किया था, आई वुड लाइक टू डू फ्रेंडशिप विद यू। गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, रॉकस्टार मूवी में है ना। नहीं, वो भी नहीं बोलते ना, जस्ट फ्रेंड बन जा मेरी, राइट। गर्लफ्रेंड बन जा, वो तो भाई जिगर वाला चीज हो गया था। वो रॉकस्टार मूवी का जो बोल रहा है, वो तो बहुत अच्छा सीन लगा मुझे। वो तो क्या जिगर में जाकर, और क्यों वो इतना अच्छा से कर पाता है, क्योंकि वो केयर नहीं करता एक्चुअली। उसको बनना रहता है वो रॉकस्टार, वो तो जाके ऐसी जानबूझ के उसका दिल तोड़ना रहता है ताकि मैं अच्छा सिंगर बन सकूं, तो वो ऐसे नौटंकी कर रहा होता है, करता बहुत अच्छे से। तो खैर ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। और आपने 4-5 चीजें और गिनाई थी, इंटेलिजेंस, ह्यूमर, उसी के साथ साथ काइंडनेस और कम्युनिकेशन। तो आई थिंक ये 5 चीज़ों, अगर आपको कोई लड़की पसंद नहीं कर रही है तो इन 5 चीज़ों पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल। ये चीज़, वही अगर बुक्स पढ़ना, सेमिनार्स में जाना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ये सब करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें होती रहेगी। और ऑटोमेटिकली इसके बाद आपको शायद ये फीलिंग में आना चाहिए कि कोई अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, ऐसा फर्क नहीं पड़ता। आप क्योंकि अपने आप को पसंद करने लगे हो, यू आर ऑन योर जर्नी, राइट, आपने खुद की यात्रा पे है, राइट। और अगर अब यही क्वेश्चन अगर मैं रिवर्स जेंडर कर दूं, अगर कोई लड़की है जिसे कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? अगर आप लड़की हैं तो लड़के आपको पसंद करेंगे, हाँ। लेकिन मैं बताऊं, लेकिन प्रॉब्लम लड़कियों का आज क्या है कि बहुत सारे पसंद करते हैं, लेकिन एज अ फ्रेंड पसंद करते हैं। बोला आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, राइट। सो उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको आपके दोस्त जो लड़के हैं वो एज अ फ्रेंड पसंद करते हैं, दैट मीन्स कि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो ये प्रॉब्लम आता है जब कोई भी लड़की जो है वो टॉम बॉयश बन जाती है। वो भी वो जीन्स पहनते हैं, वो स्नीकर्स पहनते हैं, वो जैकेट्स पहनते हैं, दे ड्रेस अप लाइक अ बॉय, और उसी की वजह से उनके अंदर की एनर्जी भी मैस्कुलिन होती है। तो उनके अंदर से वो कभी अपने ग्रुप में भी ऐसा होता है कि अरे बोले ये लड़की नहीं है, तो बोले मेरा भाई है, अपना भाई है, अपना दोस्त है, राइट। सो दे ट्रीट यू एज नॉट एज अ फीमेल बट एज अ मैन। सो इट्स इंपॉर्टेंट। और इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो कुछ होता है मूवी में, आप देखिए कि शुरुआत में काजल जो है शॉर्ट इतने हेयर कट है, बास्केटबॉल खेलती है, लेकिन वो शादी किससे करता है? जो फेमिनिन है, जो रानी मुखर्जी है, राइट। लेकिन अगर आप सेकेंड हाफ में देखिए तो अगेन काजल जो है वो बन जाते हैं लॉन्ग हेयर, फेमिनिन, और वापस वो शाहरुख खान। अगेन ये तो अगेन टॉक्सिक मूवी है। काजल को शादी करनी चाहिए थी सलमान खान से। हाँ, सलमान खान वाज अ ग्रीन फ्लैग, टू बी ऑनेस्ट। ये मेरी वाइफ भी बोलती है। शाहरुख खान वाज अ रेड फ्लैग। इवन वो रहना है तेरे दिल में का है ना, मुझे तो अच्छी लगती है वो मूवी, लेकिन वो मूवी में भी मतलब मेरी वाइफ बहुत चिढ़ती है उससे कि, और इवन वो क्या हीरोइन का नाम क्या है उसका? दिया मिर्जा सबकी क्रश। दिया मिर्जा भी वही बोलती है कि एक्चुअल में सैफ अली खान ज्यादा अच्छा कैरेक्टर था ना, माधवन बहुत टॉक्सिक था। वो जाके मार रहा था, घर में घुस रहा था, क्या क्या कर रहा था उसको। अगर पार्ट 2 बने आर स्टेडियम का तो दोनों का झगड़ा ही होगा। उसका कोई करियर स्टेबल नहीं है, उसने झगड़ा किया था, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए एक्चुअली सैफ अली खान वाज द राइट पर्सन, ठीक है। और यही डिफरेंस है लव और अट्रैक्शन में, और मूवी में यही दिखाता है। वही अनफॉर्चुनेटली ऐसे दिखाता है कि आप ऐसे टॉक्सिक बन के रहोगे, तेरे लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे नाम में भी हो ना, वो तेरे नाम में भी बहुत अच्छी लव स्टोरी बोलते हैं, लेकिन वो क्या मारता होता है उसको लिटरली। रहना है तेरे दिल में भी वो बहुत टॉक्सिक हरकतें करता है, और दिखाता है कि एट द एंड उसको ही मिली। लेकिन जो अच्छा शरीफ सैफ अली खान है, जो वेल सेटल्ड है, एजुकेटेड है, स्मार्ट है, रिस्पेक्ट करता है लोगों की, जो सब चीज़ उसको दे सकता है अच्छे, उसको नहीं पसंद करी। वो एंड में आग बंद करी, भाई उसके दिमाग में वही आया। तो हमारा क्या था, हम भी वही बनेंगे, हम भी वैसे एकदम झगड़ेलू टाइप के इंसान बनेंगे। खैर, तो वही बॉलीवुड से आप थोड़ा बहुत इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन अगेन अपनी भी अक्ल लगाओ और सही चीज़ों से इंस्पायर हो। बॉलीवुड से एक्चुअली इंस्पायर मत हो, उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखे तो ज़्यादा बेटर है। अगर रिलेशनशिप के लिए एक्चुअली कुछ चीज़ करनी है तो रिलेशनशिप से रिलेटेड जैसे कोचेज हो गए, कंसल्टेंट हो गए, या फिर बुक्स पढ़ो जो लोग रिलेशनशिप डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या चीज़ें इश्यूज़ होती है, जो आपको इस पॉडकास्ट में भी काफ़ी सीखने मिली होगी कि अगर किसी इंसान को रिलेशनशिप
अपनी इंप्रूव करना है, तो एक बुक जो आप रिकमेंड करना चाहोगे जिसे लोगों को पढ़नी चाहिए, वो कौन सी होगी? आई थिंक द 5 लव लैंग्वेजेस। द 5 लव लैंग्वेजेस। यस यस, Okay, आई और थिंक क्यों? इट हैज़ टू बी द बेस्ट बुक, क्योंकि जो आपने कहा, जो हमने बात की कि हम वो भाषा में बात करते हैं या वो तरीके से बात करते हैं जो हमें समझ में आता है, लेकिन सामने वाला जो है वो अलग अलग भाषा में बात कर रहा है। सो दैट इज़ वेयर द 5 लव लैंग्वेज का कंसेप्ट यही है कि कैसे आप सामने वाले की भाषा बोल सकते हैं। ये बुक एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट भी है रिलेशनशिप के ऊपर। टू बी ऑनेस्ट वैसे मैंने ज़्यादा बुक पढ़ा नहीं है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, बट ये कुछ उन बुक्स में से जो अभी तक बातें चिपक के रह गई है दिमाग में, और बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छी लगी मुझे ये बुक। तो खैर, इसी बुक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो सीकेन चैनल पे जाने वाला है। तो अगर आप इस बुक का जो कोर मैसेज है वो सीखना चाहते हो नक्षत्र भाई के थ्रू, उनका ओपिनियन क्या है इन वो लेसन्स के थ्रू, तो मुझे लगता है वो बहुत पावरफुल होगा। वो आप ज़रूर देखना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, गो चेक इट आउट। और अगर आपको नक्षत्र भाई से कनेक्शन करना है, कुछ बातें पूछनी है, कुछ भी है, तो उनके सारे क्रेडेंशियल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लस कमेंट करके ज़रूर बताना रिलेशनशिप के ऊपर, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो आप चाहते हो कि कभी फ्यूचर में हम मिले, हम वापस से पॉडकास्ट करें, मैं इनसे वापस से वो उन क्वेश्चन के आंसर्स पूछूँ, टफ क्वेश्चन के आंसर्स पूछूँ, तो वो टफ क्वेश्चन भी आप हो सके तो बेझिझक डाल देना कमेंट सेक्शन में। मैं नक्षत्र भाई को वापस से लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच नक्षत्र भाई अपने टाइम देने के लिए। अभी हम करेंगे बुक की बात जो नेक्स्ट चैनल पर जाएगा। थैंक यू सो मच निशान भाई, थैंक यू।